चलिए इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। अब ये कहाँ काम आने वाला है, पहले हम वो चीज़ देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। तो देखिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स के अंतर्गत अगर आप सिलेबस देखोगे तो उसमें 10 चैप्टर में से आपको 9वां नंबर का जो चैप्टर मिलेगा, जिसमें आपको दिया है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। और इसी में आपको देखिए इलेक्ट्रॉनिकी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ये टॉपिक दिख रहा है, जिसके अंतर्गत हम देखें तो और बाकी के टॉपिक जैसे ई गवर्नेंस हमारा कंप्लीट हो गया है, ई कॉमर्स हमारा कंप्लीट हो गया है, इंटरनेट साथ में सोशल नेटवर्किंग साइट ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस क्लास में हम जो है इसको कवर करेंगे, इसके बाद कुछ और टॉपिक इसके देखेंगे साथ में। उसके अलावा नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम रोबोटिक्स देखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में देखेंगे, साइबर सिक्योरिटी। तो इस प्रकार आपका ये 9वां चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और ये अलग अलग पार्ट में आपको देखने को मिला अभी, पर जो है इसको इकट्ठा एक पार्ट में आगे जाकर आपको देखने को मिल जाएगा चैनल पर। ठीक है, तो उसको आप कंप्लीट रूप से पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम हिंदी में बात करें तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इसको बोला जाता है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले आपके पास में क्या होता है? डेटा होता है। डेटा मतलब क्या होता है? डेटा मतलब एक रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, जिसकी सहायता से आप जो है उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। यानी कि जो कच्चे आंकड़े होते हैं, कच्चे आंकड़े मतलब जो जिन पर प्रोसेसिंग की जाना है, यानी कि कच्चे आंकड़ों को प्रोसेसिंग करने के पश्चात क्या होता है, उसको प्रोसेसिंग हो जाती है तो वो हो जाता है इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको सूचना बोलेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई, यानी कि रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग के पश्चात इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। अब प्रोसेसिंग ऑटोमेटिक थोड़ी हो जाएगी, इसके लिए कुछ जो है इंस्ट्रूमेंट, कुछ डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो इन इन प्रोसेसिंग वाले जो आंकड़े होते हैं उसको स्टोरेज करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। मतलब पहले तो क्या होता है? रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग करना, इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, उसके बाद उसको स्टोर करना, स्टोर करने के पश्चात एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाना। और यहाँ पे जो है इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को संचार बोला जाता है। संचार मतलब होता है कम्युनिकेशन। पहली चीज़ तो हमने देखे डेटा को प्रोसेसिंग के पश्चात किस में कन्वर्ट करना? इन्फॉर्मेशन में। तो इन्फॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना संचार कहलाता है। ठीक है, तो दो चीज़ आपको समझ में आई, एक तो इन्फॉर्मेशन समझ में आई और एक तो संचार समझ में आई। मतलब प्रोसेसिंग के पश्चात जो आया वो इन्फॉर्मेशन, और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना यानी कि संचार। और जिस प्रौद्योगिकी या जिस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो आंकड़े हैं यानी कि डेटा को प्रोसेसिंग के पश्चात इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है और इन्फॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, तो इसके लिए जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है वो कहलाती है क्या? उसको कंप्लीट रूप से हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो उसके लिए हम यहाँ देखें, देखिए इंटरनेट हमको उपयोग में आता है। ठीक है, कोई विभिन्न प्रकार की डिवाइसेस उपयोग में आती है, अलग अलग प्रकार की। तो इन सभी डिवाइसेस के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। और कोशिश यही की जाती है कि जो कच्चे आंकड़े होते हैं, रॉ मटेरियल जो होता है, बहुत तीव्र गति से कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेंड किया जा सके या प्रेषित किया जा सके। उसके लिए यहाँ पे जो है ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ब्रॉडबैंड जो टेक्नोलॉजी है या फिर जो विभिन्न प्रकार की जो टेक्नोलॉजी अभी वर्तमान में देखने को मिलती है उनका प्रयोग किया जाता है। केबल का कम से कम प्रयोग किया जाता है। ठीक है, केबल मतलब जो वायर वाला जो सिस्टम है उसको कम से कम प्रयोग किया जाता है। वायरलेस टेक्नोलॉजी का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। चलिए आगे देख लेते हैं हम। देखिए अब बात की जाती है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर बेसिक रूप से अगर देखें तो कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस होती है, ऐसा यंत्र होता है जो कि यूज़र के द्वारा निर्देश को प्राप्त करता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है और यूज़र की इच्छा अनुसार ही वहाँ पे आउटपुट प्रदान करता है। तो सिंपल हम क्या बोल सकते हैं? ऐसी डिवाइस जो यूज़र से इनपुट ग्रहण करती है, उसको प्रोसेस करती है और उसको आउटपुट के रूप में प्रदान करती है, क्या कहलाती है? कंप्यूटर कहलाती है। कंप्यूटर जो है बहुत विस्तृत जो है हम देख सकते हैं उसका काम जो होता है, पर सिंपल वे में हम इसको समझ सकते हैं। अब प्रोसेस होने के पश्चात आउटपुट आ जाता है, आउटपुट के पश्चात उसको कंडीशन है तो स्टोर भी कर सकती है। इसके अंतर्गत हमको विभिन्न प्रकार की डिवाइसेस देखने को मिलती है। तो इनपुट डिवाइस भी देखने को मिलती है, प्रोसेसिंग डिवाइस इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। आउटपुट डिवाइस ये दिख रही है आपको, मॉनिटर है, साउंड है, ठीक है, इसके साथ में प्रिंटर भी हो सकता है। यहाँ देखिए आप देख सकते हैं इनपुट में आपको माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर देखने को मिलता है। प्रोसेसिंग के अंतर्गत आपको सीपीयू या फिर प्रोसेसर देखने को मिलता है, जीपीयू भी हम बोल सकते हैं। आउटपुट के अंतर्गत आपको मॉनिटर और प्रिंटर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखें ब्लॉक डायग्राम के अंतर्गत आपको कुछ बेसिक चीज़ें मैं समझा देता हूँ, हालांकि इसको विस्तार से हम जो है कंप्यूटर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे आगे की क्लास में। ठीक है, जो आपको मेंस के सिलेबस में देखने को मिलेगा। तो देखिए ये कंप्लीट रूप से इनपुट डिवाइस, देखिए इनपुट डिवाइस यहाँ पे विभिन्न प्रकार की इनपुट डिवाइसेस होती है और ह्यूमन के द्वारा यहाँ ऑपरेट की जाती है। जब भी ह्यूमन कोई निर्देश को देता है तो वो यहाँ जाता है सीपीयू में। तो हम जान सकते हैं सीपीयू हमेशा समझता है 0 1 और ह्यूमन समझता है हमारी मतलब हम ह्यूमन मतलब हम, ठीक है, ह्यूमन रीडेबल जो लैंग्वेज होती है, हिंदी, इंग्लिश या जो भी हम लैंग्वेज बोल सकते हैं,
तो उस लैंग्वेज को इनकोडर के माध्यम से किस में कन्वर्ट किया जाता है, 0 1 में, और 0 1 में कन्वर्ट किए जाने के पश्चात वो रैम में जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, और उसके बाद सीपीयू में जाने के लिए कैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है। धीरे धीरे एक एक करके वो सीयू में जाता है, सीयू उसको एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में इसमें प्रोसेसिंग की जाती है, बाद में वापस लाया जाता है और इसके पश्चात आउटपुट डिवाइस के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि 0 1 वाली जो लैंग्वेज है फिर से ह्यूमन रीडेबल में कन्वर्ट करना तो डिकोडर का प्रयोग किया जाता है, और आउटपुट डिवाइस के रूप में आपको मॉनिटर दिखते हैं, प्रिंटर दिखते हैं, प्लॉटर, स्पीकर और अदर जो डिवाइसेस होती है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। अब आउटपुट अगर हमारी इच्छा अनुसार आया है तो उसको सेव किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है, तो यहाँ से वापस कहाँ जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज में। ये रैम जो होगी प्राइमरी स्टोरेज हो गई, और सेकेंडरी स्टोरेज मतलब हो गया हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड और अदर जो डिस्क होती है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये देखिए ब्लॉक डायग्राम के रूप में बेसिक चीज़ हमने समझे, और यहाँ मेन मेमोरी के बीच में कैश मेमोरी होती है, मेन मेमोरी से कैश मेमोरी फास्ट होती है जो सीपीयू और रैम के बीच में काम करती है। ठीक है। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपको लेकर आया बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान। फ्री प्लान के अंतर्गत आपको क्या मिलने वाला है, 500 से ज़्यादा फ्री लैब क्लासेस यहाँ पर है हर वीक, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे चलेंगे, वीकली टेस्ट चलते हैं यहाँ पे, फ्री मॉक टेस्ट है, और यहाँ पे फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट को मिलाकर कवर कराएंगे। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं, और ये चलती है डेली 8 बजे। इसके लिए आपको करना है इस फायदे को उठाने के लिए अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में आगे एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित गोल चूज करना है, और आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखा गया, ये है रेफरल कोड मांगने का। ठीक है, यहाँ पर रेफरल कोड आपको डालना होगा सरकार 10। सरकार 10 रेफरल कोड डालने के बाद आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड आपको डालना होगा, नहीं तो आप इस फ्री प्लान को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं एमपीपीएससी ब्रह्मास्त्र को, तो यहाँ पे 150 घंटे का फ्री रिवीजन कैंप चल रहा है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं, और साथ ही साथ चैंपियनशिप चल रही है यहाँ पे, ये टेस्ट सीरीज है, और इसमें यदि आप टॉप 3 रैंक लेकर आते हैं तो आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से। और यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के बैचेस है। द अल्टीमेट 60 डेज का कोर्स है यहाँ पे, जो कि डेडिकेटेड है एमसीक्यू रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2020 के लिए, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट एमपीपी से प्रीलिम्स 60 डेज का रिवीजन कोर्स बैच है यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज के साथ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप अपनी तैयारी एमपीपीएससी के लिए शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ का फाउंडेशन बैच है 10 महीने का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप रिवीजन मोड में हैं तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए, दोनों स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अलग अलग सुविधाएं हैं। इस प्लान के तहत अचीवर्स बैच के तहत आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीलिम्स पास हो गया, यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के लिए आप यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए स्वप्न पूर्ति बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, और यहाँ पे एमपीपीएससी और अकाउंट संबंधित कोई चूज करना होगा यहाँ पे। इसके बाद प्लस सब्सक्रिप्शन में जाके गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में जाना है। इसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे आपको प्लान्स दिए गए हैं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से प्लान चूज कर सकते हैं। और याद रहे यहाँ पे रेफरल कोड आएगा, रेफरल कोड में आपको डालना है सरकार 10। सरकार 10 रेफरल कोड डालने के बाद आप इसमें 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप टू क्रैक एमपीपीएससी एंड व्यापम एग्जाम, लेट्स क्रैक इट। अब बात करते हैं यहाँ पे मेमोरी की। तो मेमोरी जिस प्रकार हमारे दिमाग में, मतलब हमारा जो दिमाग होता है ह्यूमन ब्रेन होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में मेमोरी होती है। तो ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है, जब भी आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं तो आपके दिमाग में विभिन्न प्रकार की मतलब जो है मेमोरी होती है। तो एक तो होती है वर्किंग मेमोरी, जो आप चल रहे हो, रास्ते में चल रहे गड्ढे है या कहीं कोई ब्रेकर है तो उसको देखकर आप मतलब जो है अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो, तो उसको आप याद नहीं रखते कितने ब्रेकर पड़े क्या हुआ। परंतु ऐसी चीज़ या ऐसी घटना जो आपको जो है कुछ आश्चर्यचकित या कुछ अजीब सी घटना होती है वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। तो आपके दिमाग में एक और मेमोरी होती है जिसे बोला जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ये वर्किंग मेमोरी के अलावा लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है जिसमें परमानेंट सेव हो जाता है, और जो एनवायरनमेंट होता है वो आपको देखने को मिलता है ह्यूमन के अंतर्गत। परंतु कंप्यूटर में उसी प्रकार अगर देखें तो यहाँ पे वर्किंग मेमोरी को हम बोलेंगे टेम्परेरी स्टोरेज, जिसे हम बोलेंगे प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम हम बोल सकते हैं। एक होती है परमानेंट स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज मतलब इसको हार्ड डिस्क बोल सकते हैं, हार्ड डिस्क में हम डाटा स्टोर करते हैं। और ये विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो होती है वो कहाँ से आती है, इनपुट डिवाइस, जिसे हम एनवायरनमेंट की कैटेगरी में रखते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर, रिमूवेबल डिस्क, बहुत सारी चीज़ यहाँ देखने को मिलती है। परमानेंट स्टोरेज में आपको रोम बायोस भी देखने को मिलता है, रिमूवेबल ड्राइव यानी कि पेन ड्राइव देखने को मिलता है, नेटवर्क इंटरनेट स्टोरेज, क्लाउड, गूगल ड्राइव और हार्ड ड्राइव देखने को मिलती है। और पर जो टेम्परेरी है, टेम्परेरी के अंतर्गत आपको कैश मेमोरी देखने को मिलती है, रजिस्टर सीपीयू का देखने को मिलता है, रैम देखने को मिलती है, वर्चुअल मेमोरी, ये सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। चलिए एक एक करके यहाँ पे हम पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पे मेमोरी यूनिट, मतलब जो मेजरमेंट है, मेमोरी को नापने के लिए जो यूनिट यूज़ होती है उनके बारे में हम यहाँ देख लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट। तो सबसे छोटी जो यूनिट होती है उसको बोला जाता है बिट, और बिट होती है एक बिट। एक बिट को हम बोलेंगे बाइनरी डिजिट। अगर बिट यहाँ पे मिला दी जाए 8 अगर बिट एक साथ कर दी जाए तो वो क्या बन जाती है, एक बाइट बन जाती है। ठीक है, ये देखिए बिट जो होती है 0 या फिर 1, ये जो होती है 2 बिट हो गई, 2 बिट हो गई यहाँ पे। और इसी प्रकार अगर 0 1 0 1 1 0 1 0 इस प्रकार कर दिया जाए और टोटल मिलाकर 8 कर दिया जाए तो वो एक बाइट बन जाती है।
अच्छा, एक और चीज़ होती है, 4 बिट अगर एक साथ कर दिया जाए तो उसको निबल बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, तो निबल आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए बाइट, एक बाइट हो गए 8 बिट का कलेक्शन। अब 1024 बाइट अगर हो गए तो एक केबी बन जाती है जिसे किलोबाइट बोलते हैं। फिर अगर 1024 केबी हो गए तो एक एमबी बन जाती है, मेगाबाइट जिसे बोलते हैं। फिर 1024 एमबी हो गए तो एक जीबी जिसे गीगाबाइट बोलते हैं। 1024 जीबी हो गई तो एक टीबी यानी टेराबाइट होते हैं। फिर उसके बाद 1024 टीबी यानी कि एक पीबी यानी पेटाबाइट हो गई। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते जाते हैं और सबसे लास्ट जो हाईएस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट होती है वो कहलाती है जीबी। जीबी को हम यहाँ पे गीगाबाइट नहीं, यहाँ पे जियोबाइट होता है। तो यहाँ 1024 ब्रोंटोबाइट का मतलब होता है 1 जीबी जिसे हम जियोबाइट बोलते हैं। और सबसे बड़ी जो यूनिट होती है मेमोरी मेजरमेंट की, मतलब जो यूनिट होती है वो कहलाती है यहाँ पे 1 जीबी यानी कि 1 जियोबाइट। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब बात कर लेते हैं, देखिए मेमोरी तो हमने समझ ली। मेमोरी क्या होती है, मतलब किसी भी चीज़ की स्टोरेज के लिए हम कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग करते हैं, या तो वो टेम्परेरी हो सकता है या फिर परमानेंट हो सकता है। तो टेम्परेरी जो होती है वो कहलाती है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी इसके अंतर्गत आती है। और सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत ही परमानेंट मेमोरी होती है, मतलब जब तक कि यूज़र ना चाहे तब तक यहाँ से डिलीट नहीं हो सकता। परंतु प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत जो होता है कंप्यूटर बंद, यानी कि डाटा वहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो इनको जो होता है अस्थाई मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को अस्थाई मेमोरी भी बोला जाता है, वॉलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है, और टेम्परेरी मेमोरी भी इसको बोला जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है, कैश आती है। कैश मेमोरी मैंने बताया अभी रैम और सीपीयू के बीच में यहाँ पे काम करती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें वर्चुअल मेमोरी होती है। वर्चुअल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जब रैम रैम जैसे 2 GB रैम है कंप्यूटर में, 2 GB रैम में प्रोसेसिंग करना संभव नहीं हो पाता, तो हार्ड डिस्क से कुछ हिस्सा वो जो है रैम के रूप में यूज़ कर लेता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल मेमोरी। होती नहीं है पर आभासी रूप से उसको यूज़ कर लेता है, तो इसे हम बोलेंगे वर्चुअल मेमोरी। तो पहले हम जानेंगे रैम के बारे में। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसमें जो रखी गई सूचना होती है, ठीक है, जो सूचना होती है रैम के अंतर्गत, सूचना क्या होती है, एक कंप्यूटर जो चालू होता है, कंप्यूटर चालू हो रहने रहने तक जो है यहाँ पे स्टोर होती है, और उसके बाद वहाँ से वो हट जाती है। ठीक है, समाप्त हो जाती है। तो सीपीयू जो होते हैं, सीपीयू इस रैम से जुड़ा होता है, पर बीच में कैश मेमोरी होती है। मतलब एक प्रकार की अस्थाई मेमोरी है ये, और सूचना इसमें कंप्यूटर चालू होने तक ही रहती है, बंद होने पर इसमें से समाप्त हो जाती है। इसके अंतर्गत हमको देखने को मिलता है, देखिए एस रैम आती है, स्टैटिक रैम हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद हम देखें डी रैम, डायनेमिक रैम होती है। डी डी आर है यानी कि डबल डेटा रेट रैम होती है, डबल डेटा रेट 2, डबल डेटा रेट 3, डबल डेटा रेट 4। तो वर्तमान में ये वाली जो रैम है ये देखने को मिलती है डबल डेटा रेट 4 रैम। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कैश मेमोरी की। तो कैश मेमोरी आपको पता है किसके बीच में होती है, सीपीयू और रैम के बीच में होती है। सीपीयू का उन डाटा को इसमें स्टोर कर लेता है जिसकी आवश्यकता उसको बार बार प्रोसेस करने में पड़ती है। और सीपीयू ऐसा ऐसा इसलिए करता है ताकि बार बार उपयोग में आने वाले आंकड़े जो होते हैं कंप्यूटर में स्टोर, मतलब जो मेमोरी है कंप्यूटर में, जो मेमोरी है उससे उपयोग ना लाए, मतलब बार बार लाने ले जाने में जो समय है उसको बचाने के लिए यहाँ पे कैश मेमोरी काफ़ी फास्ट मेमोरी होती है, इसका प्रयोग करता है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के कुछ स्थान को प्राइमरी में रैम, मतलब प्राइमरी मेमोरी के रूप में या रैम के रूप में उपयोग करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं, ताकि जो प्रोसेसिंग है वो काफ़ी जल्दी हो सके। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी की। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी देख सकते हैं हम, देखिए यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे परमानेंट मेमोरी बोल सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी, या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी इसको बोला जाता है, यानी कि स्थायी मेमोरी इसको बोला जाता है। इसके अंतर्गत हमको हार्ड डिस्क देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हार्ड डिस्क होती क्या है, इसके अंतर्गत दो चीज़ें और देखने को मिलती है, मतलब यहाँ देखिए रोम भी हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ स्थायी मेमोरी की पहले बात कर लेते हैं। तो स्थायी मेमोरी में रखी गई सूचना कब तक बनी रहती है, जब तक कि कंप्यूटर में जो है, मतलब यूज़र के द्वारा उसको डिलीट न किया जाए। मतलब ये सूचना कंप्यूटर के बंद हो जाने पर यहाँ पर समाप्त नहीं होती, और इस प्रकार की मेमोरी की को जो है स्थायी मेमोरी कहते हैं। उदाहरण के लिए हम अगर देखें तो हमको देख सकते हैं रोम है, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, जिप ड्राइव है, सीडी है, कंप्यूटर ऑप्टिकल डिस्क है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पे वही देखने वाले हैं रोम के बारे में। तो देखिए रोम क्या होती है, रोम को बोला जाता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी एक स्थायी मेमोरी है जिसमें संग्रहित डाटा सूचनाएं नष्ट नहीं होती तथा इन्हें बदला नहीं जा सकता। इसके अंतर्गत हमको 3 मेमोरी देखने को मिलती है, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। यानी पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो एक विशेष प्रक्रिया द्वारा उपयोगकर्ता के अनुकूल डाटा और जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको प्रोग्राम किया जाता है, और इसमें एक बार जो है प्रोग्राम करने के पश्चात यह जो है रोम की भांति व्यवहार करती है, मतलब यहाँ पे स्टोर किया जाए तो अतः वो उसको डिलीट नहीं किया जा सकता। फिर ईपी रोम, तो ईपी रोम क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस प्रकार के जो रोम है उसमें पुराने प्रोग्राम को हटाकर कुछ विशेष विधि के द्वारा यहाँ पे जो है उसको हटाया जा सकता है और नए प्रोग्राम को वहाँ पे स्टोर किया जा सकता है।
उसी की जैसे EEP रोम होती है, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इलेक्ट्रिक किरणों के द्वारा, इलेक्ट्रिक तरंगों के द्वारा यहाँ पे इसको जो है डाटा को हटाया जाता है और नए डाटा को यहाँ से जो है स्टोर किया जा सकता है। उसके पश्चात हार्ड डिस्क जो होती है, हार्ड ड्राइव भी इसको बोलते हैं HD, ठीक है। और ये कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है जो एल्यूमिनियम धातु के प्लेट से बनी होती है और इस पर चुंबकीय पदार्थ की परत होती है। हार्ड डिस्क की क्षमता बहुत अधिक होती है, तीव्र गति से ये काम करती है। पेन ड्राइव की अगर बात करें, पेन ड्राइव को थंब ड्राइव भी इसको बोला जाता है, ठीक है। पेन ड्राइव एक प्रकार से देखिए आप देख सकते हैं पेन के आकार का इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी उपकरण होता है, जिसे जो होता है लगाओ और जो है रिमूवेबल डिस्क, यानी कि एक प्रकार से उसको लगाओ और ओपन करके उसमें उपयोग ला सकते हैं। कंप्यूटर एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाटा भेजने के लिए रिमूवेबल डिस्क का यूज़ किया जाता है। फिर हाँ, एक होती है SD कार्ड होता है। SD कार्ड आपके मोबाइल में यूज़ होता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। माइक्रो, मिनी और जो होता है अलग अलग प्रकार के कार्ड होते हैं ये। तो SD कार्ड होते हैं। फिर CD होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क। जो DVD CD होती है आप देखे चुके होंगे। फ्लॉपी डिस्क CD और DVD के पहले यूज़ की जाती थी, परंतु इनके आने के पश्चात फ्लॉपी डिस्क यहाँ पे यूज़ नहीं होती। टेप ड्राइव भी इसी प्रकार से है। तो ये कुछ सेकेंडरी मेमोरी हमने देखें, ठीक है, बेसिक चीज़। इसके बाद हम जो है मेमोरी, यहाँ देखिए ये सारी चीज़ हम देख चुके हैं, ओवरव्यू। हम इसको विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, देखिए हम देख चुके हैं। ये सारी चीज़ यहाँ पे विस्तार से हम जान चुके हैं इसके पहले। और ये है पेन ड्राइव, यानी थंब ड्राइव बोला जाता है। ये हार्ड डिस्क है और ये SSD है। SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। हार्ड डिस्क की क्षमता मतलब हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप की स्पीड को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। SSD का मतलब ये हार्ड डिस्क से काफ़ी तेज होती है, क्योंकि चिप लेवल पर काम करती है और ये प्लेटर्स में काम करती है। दोनों में आप फ़र्क देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आप किसकी, हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर जैसे कंप्यूटर की अगर बात करें तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस सभी में आपको हार्डवेयर देखने को मिलेंगे। तो हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो इनपुट होते हैं, प्रोसेस होते हैं, आउटपुट होते हैं। तो इनपुट के अंतर्गत आपको कीबोर्ड देखने को मिलेगा, माउस देखने को मिलेगा, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, CPU देखने को मिलेगा। प्रोसेस के अंतर्गत GPU, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, और ये जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ साउंड कार्ड देख सकते हैं, साउंड की प्रोसेसिंग के लिए मदरबोर्ड देख सकते हैं और नेटवर्क कार्ड देख सकते हैं। फिर आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आपको मॉनिटर देखने को मिलेगा, प्रिंटर देखने को मिलेगा, प्लॉटर, साउंड, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जैसे कीबोर्ड ये देख सकते हैं, माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, CPU GPU तो ये जो है चिप लेवल पर रहते हैं। और यहाँ पे देखिए आउटपुट के अंतर्गत मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, ये देखने को मिलेगा। साउंड के अंतर्गत आप होम थिएटर, साउंड बॉक्स देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आप किसकी, सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर तो हम बात कर ली। हार्डवेयर क्या होते हैं, फिजिकल डिवाइस जो हमको देखने छूने में उपयोग में आती है यहाँ पे, ठीक है। जो मतलब एक प्रकार से मशीनी जो उपकरण होते हैं वो कहलाते हैं यहाँ पे हार्डवेयर। परंतु ऐसी चीज़ें जो ह्यूमन, देखिए यहाँ पे ह्यूमन होता है और ये मशीन होती है, दोनों के बीच में यहाँ कम्युनिकेशन करने का काम करता है। यानी कि इंसान जो आदेश देगा वो हार्डवेयर के द्वारा कराया जाए, तो उसके लिए यहाँ पे बीच में यूज़ होते हैं कुछ प्रोग्राम, निर्देशों का समूह होता है, वो कहलाता है सॉफ्टवेयर, जो बीच में मीडिएटर के रूप में काम करता है। किसके, यहाँ पे यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। तो यहाँ पे देखिए ये चित्र आप देख सकते हैं, हार्डवेयर हो गया और यहाँ पे बीच में आपको देखिए यहाँ पे हो गया यूज़र, ठीक है। तो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में यहाँ पे उपयोग क्या आने वाला है, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में उपयोग आने वाला है कौन, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी भी होता है। तो 3 सॉफ्टवेयर हम देख सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को ऑन करने के काम आता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, विंडोज़ 10 है, डॉस है, लाइनेक्स है, यूनिक्स है, ठीक है। और जितने भी और जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल की बात करें तो मैक उसमें यूज़ होता है, ट्रांसलेटर इसी का पार्ट है। तो ये सभी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। अब जब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कंप्यूटर चालू हो जाता है इसकी सहायता से, तो अब जरूरत होती है कि यूज़र की आवश्यकता अनुसार वो काम करे। तो उसके लिए वहाँ पर यूज़ होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे MS ऑफिस है, फोटोशॉप है, पेज मेकर है, फ्लैश, एडोब फ्लैश जो होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। ये सभी यूज़ होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में, जो यूज़र की रिक्वायरमेंट के अनुसार वर्क करते हैं। उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर चलते चलते कुछ समय पश्चात उसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, स्लो चलने लगता है, टेम्परेरी फाइल वहाँ पे हो जाती है। उसके लिए यहाँ पे यूज़ होते हैं सिस्टम टूल्स, जैसे डिस्क क्लीनअप हो गया है या फिर डिस्क डिफ्रेगमेंटर हो गई, सारी चीज़ यूज़ होती है इसके सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। वायरस अगर आ जाते हैं तो एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है। तो ये सभी आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। चलिए आगे देख लेते हैं हम। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करूँ मैं यहाँ तो आपको देख सकते हैं डॉस होता है, डॉस उपयोग होता है, लाइनेक्स यूज़ होता है, विंडोज़ यूज़ होता है, यूनिक्स यूज़ होता है। तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में आते हैं। ट्रांसलेटर यहाँ देखें, कंपाइलर मतलब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 0-1 में कन्वर्ट करने का काम जो करेगा एक साथ, वो कंपाइलर कहलाएगा। इंटरप्रेटर जो होता है
हाई लेवल प्रोग्राम मतलब जो हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको 0 1 में एक एक निर्देश को यहाँ पे करेगा और उसको रन भी करेगा, तो ये डबल काम कर लेता है और साथ में एफिशिएंसी भी ज़्यादा रहती है, समय ज़्यादा लगता है परंतु एरर आने की संभावना कम रहती है, ढूंढना भी आसान होता है। असेंबलर जो होता है असेंबली लैंग्वेज को 0 1 में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो तीनों ट्रांसलेटर प्रोग्राम कहलाते हैं, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। लिंकर जो होता है EXE फाइल से उसको जोड़ने का काम करता है, ठीक है, किसको मतलब जो हमारी ऑब्जेक्ट फाइल है उसको EXE फाइल से जोड़ने का काम करता है। और लोडर जो होता है लाइब्रेरी फाइल को यहाँ पे लोड करने का काम करता है। और डीबगर की अगर बात करें तो डीबगर क्या करता है, डीबगर यहाँ पे क्या करता है, डीबगिंग मतलब कोई एरर आ गई है, कोई बग हो गया है तो बग को हटाने का काम ये करेगा डीबगर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बैच प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग होता है और टाइम शेयरिंग होता है। तो जैसे सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं उसके विकास के साथ जो है सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता महसूस की गई, जिसमें प्रोग्राम क्रियान्वयन की जो समय सीमा थी एवं जो रिसोर्सेज थे उसके बेहतर उपयोग को यहाँ पे एक क्रम दिया गया है, वरीयता मतलब क्रम न देकर, वरीयता न देकर प्रोग्राम की सरलता और उपयोगकर्ता को या जो यूज़र होते हैं उसको अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने पर जोर दिया जाता है सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम पर। रियल टाइम में क्या होता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में निर्धारित समय सीमा में परिणाम देने को महत्व दिया जाता है, यानी कि तुरंत यहाँ से जैसे सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वहाँ पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है और इसमें एक प्रोग्राम के परिणाम का दूसरे प्रोग्राम में इनपुट डेटा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हवाई जहाज के नियंत्रण, उपग्रह के संचालन, न्यूक्लियर रिएक्टर, वैज्ञानिक अनुसंधान, रक्षा, चिकित्सा, रेलवे आरक्षण, जहाँ पे जो है काफ़ी एडवांस काम होता है वहाँ यूज़ होता है रियल टाइम। फिर बैच प्रोसेसिंग जो होता है, इसमें जो है प्रकृति के कार्यों को बैच एक मतलब जो कार्य होते हैं उसको बैच एक रूप में संग्रहित किया जाता है और समूह के रूप में क्रियान्वित किया जाता है। मतलब एक जैसे 10 प्रोग्राम है तो उनको एक बैच के रूप में यहाँ पे क्रियान्वित किया जाएगा, ठीक है। और इस सिस्टम में प्रयोगकर्ता तथा जो प्रोग्राम होते हैं, जो यूज़र होते हैं और जो प्रोग्राम होते हैं उसके बीच में क्रियान्वयन के दौरान कोई अंतर संबंध नहीं रहता तथा परिणाम प्राप्त करने में जो समय है अधिक लगता है क्योंकि बैच प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। जैसे सांख्यिकी विश्लेषण में, ठीक है, बिल प्रिंट करना, ये सारे होते हैं बैच प्रोसेसिंग। फिर मल्टी प्रोग्रामिंग की अगर बात करें तो इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई कार्यों को जो है प्रोसेस किया जाता है या इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। इस प्रकार के जो कंप्यूटर है उसकी मुख्य मेमोरी का जो आकार है बड़ा होना चाहिए ताकि मुख्य मेमोरी का कुछ हिस्सा प्रत्येक प्रोग्राम के लिए आवंटित किया जा सके, जैसे विंडोज़ की बात करें, ठीक है। और टाइम शेयरिंग की अगर बात करें तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई उपयोगकर्ता जो है कार्य करते हैं। प्रत्येक उपयोगकर्ता को जो है संसाधनों के शेयर करने के लिए यहाँ पे समय दिया जाता है, तो ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें, लैंग्वेज ट्रांसलेटर तो हमने देख ली। इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने मिलेंगे, जैसे विंडोज़ है, मतलब डॉस है, विंडोज़ है। डॉस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ का मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो विंडोज़ होता है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही बनाया गया। जब डॉस बना था, डॉस के बाद उसकी कमी को देखते हुए विंडोज़ बनाया गया, फिर विंडोज़ एनटी आया, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यूनिक्स जो है अलग है और लाइनेक्स भी यहाँ देख सकते हैं। मैक भी आप देख सकते हैं जो एप्पल में चलाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉस की अगर बात करें तो डॉस यहाँ पे 1981 की बात करते हैं। सन 1981 में माइक्रोसॉफ्ट व आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट जिसने एक बनाया है और आईबीएम एक मशीन बनाने वाली मतलब कंप्यूटर बनाने वाली संस्था है, एक कंपनी है, इसके द्वारा संयुक्त रूप से इसे तैयार किया गया था डॉस को। और यह कमांड पर आधारित सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद विंडोज़ की अगर बात करें तो यहाँ देखिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट डॉस की कमी को दूर करने के लिए सन 1990 में, यानी कि 9 साल बाद, ठीक है, सन 1990 में विंडोज़ 3.0 यहाँ पे जारी किया और बाद में इसके अलग अलग संस्करण आए। जैसे वर्तमान में अगर देखें तो विंडोज़ 10 हमको देखने को मिलता है जो संस्करण है, ठीक है। GUI पर आधारित है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर, और ये CUI पर आधारित है, यानी कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस पर आधारित है। फिर यहाँ देखिए विंडोज़ एनटी मतलब विंडोज़ नेटवर्किंग इसको बोला जाता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ नेटवर्किंग। और यह कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग किए गए जो उपयोग करता है, बहुत सारे जो उपयोग करता था टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार से उपयोग में आता है। फिर यूनिक्स की बात करें तो यह मल्टी यूज़र है, मल्टी यूज़र टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका विकास जो है 1970 में देखने को मिलता है, ठीक है। बेल लेबोरेटरी जिसकी अगर बात करें सी लैंग्वेज जिसके द्वारा बनाया गया था, और उसके अंतर्गत जो केन थॉमसन थे, डेनिस रिची, उसके द्वारा ये बनाया गया था। फिर लाइनेक्स की बात करें तो लाइनेक्स जो है 1991 में देखने को मिलता है, लाइनेक्स टॉरवेल्स ने इसे तैयार किया था। और इंटरनेट जो है यहाँ पे देखिए इंटरनेट पर इसको अपलोड किया गया था और ये ओपन सोर्स है,
मतलब हम बात करें तो इसका डाउनलोड करके इसमें एडिटिंग कर सकते हैं और फिर से अपलोड कर सकते हैं। और यह मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वर्तमान में सर्वाधिक लोकप्रिय और काफ़ी सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम इसको माना जाता है। तो ये हमने बात करें किसकी, कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो इसके पहले हम देख लेते हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो वो होते क्या है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, जो ज़रूरत की मतलब जो यूज़र होते हैं, यूज़र की ज़रूरत के अनुसार यहाँ पे काम आते हैं। तो ये जो कंप्लीट रूप से जो ये बाकी चीज़ है, मतलब ये जो हमारा क्लास है ये बड़ा ना हो, इसके कारण हम क्या कर सकते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे और जब कंप्लीट लेक्चर आएगा तो उसमें तो आपको ये साथ में मिलने वाला है। तो हमने अभी क्या क्या देखे वो हम एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो हम देखिए यहाँ पे हमने जो है कंप्यूटर जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में देखे बेसिक चीज़ें, उसके बाद हमने कंप्यूटर के बारे में देखे क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम को पढ़े, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी यूनिट्स के बारे में पढ़ें, जो मेमोरी है वो कितने प्रकार की होती है उनके बारे में यहाँ पे पढ़ा, हार्डवेयर क्या होते हैं वो पढ़े हमने, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पढ़ा यहाँ पे। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार पढ़े, इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखे और अब बाद में देखेंगे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। और यहाँ देखिए आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको डाउट रहती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। और ये टेलीग्राम चैनल और यहाँ पे जो है थोड़े दिन बाद आपको एप्लीकेशन एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी यहाँ लॉन्च हो गया है, पर उसमें अभी कंटेंट अपलोड किया जाएगा तो उसको आपको सूचना जारी कर दी जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं, सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन, या फिर प्ले स्टोर में जाओगे तो आप इस प्रकार से सर्च करके भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन को, ठीक है। काफ़ी उसमें कंटेंट आपको मिलेगा सिक्वेंसली। यहाँ पे आपको यूट्यूब में ढूंढना पड़ता है एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आपको वहाँ पे क्रम अनुसार मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ डिस्कशन जो ग्रुप है उसको भी आप जुड़ सकते हैं, उत्तर लेखन ग्रुप, उसको भी आप जो है उससे भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में और इसके बाद हमने जो है बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करे थे, जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा ये जो टॉपिक है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, देखिए प्रीलियम्स एमपीपीएससी प्रीलियम्स के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉनिक की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत देखने को मिलेगा। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली, जैसे कि डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन, उसके बाद संचार हमने देखे, कंप्यूटर के बारे में देखें बेसिक, ब्लॉक डायग्राम, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी की यूनिट्स, उसके बाद मेमोरी के प्रकार हमने देखें, फिर हार्डवेयर देखें, हार्डवेयर के बाद सॉफ्टवेयर के बारे में देखें, सॉफ्टवेयर के बाद हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करेंगे हम इसकी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते क्या है, मैंने बताया 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र की रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पे वर्क किए जाते हैं, मतलब उन पर वर्क किया जाता है। तो ये प्रोग्रामों का समूह है जो किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए तैयार किए जाते हैं। उपयोग के आधार पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और एक जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि विशेषीकृत जो सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता होते हैं यानी यूज़र्स होते हैं उनकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, किसी और जो कार्य है उसके लिए इसकी उपयोगिता नहीं होती, मतलब जिस कार्य के लिए उनको बनाया गया है उसी कार्य के लिए इनको उपयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर देखें, रेलवे रिजर्वेशन के लिए जो तैयार किया गया जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ उसी के लिए उपयोग होगा, या फिर जो वायुयान यानी कि जो एयरलाइंस है उसको नियंत्रण के लिए यहाँ पे बनाया गया सॉफ्टवेयर उसी के लिए उपयोग होगा, मौसम विश्लेषण के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर सिर्फ उसी के लिए यहाँ पे उपयोग होने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं। और सामान्यतः एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को विशेष आवश्यकताओं के लिए बनाया जाता है, इनके अलग अलग प्रकार के लाभ भी हो सकते हैं। तो हम देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम होते हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं, डीटीपी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इन सभी के बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते। सबसे पहले बात करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड का मतलब क्या होता है, एक शब्द, और इस पर जो प्रोसेसिंग है इसको संसाधित करने के जो भी काम किए जाएंगे जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएंगे वो कहलाएगा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड की अगर बात करें तो एमएस वर्ड करता क्या है, एमएस वर्ड के अंतर्गत हम देख सकते हैं किसी टेक्स्ट को हम टाइप कर सकते हैं, टाइप करने के बाद उसको एडिट कर सकते हैं, स्पेलिंग ग्रामर और फॉर्मेटिंग वगैरह सभी चीज़ें यहाँ चेंजेस कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग करने के पश्चात हम उसको जो है प्रिंट निकाल सकते हैं, प्रिंट निकालने के बाद भविष्य के लिए यूज़ करना है, फ्यूचर के लिए, तो उस फाइल को हम सेव भी कर सकते हैं। तो ये सारे काम किस पर किए जाते हैं, एक वर्ड पर किया जा रहा है, और किस में किया जा रहा है, एमएस वर्ड में किया जा रहा है। तो एमएस वर्ड को हम क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। तो ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो होता है जैसे कि लेटर बनाने का काम आता है, रिपोर्ट बनाने का काम आता है, बुक्स बनाने का काम आता है, इन सब को बनाने को, उनको एडिट करने को, सारी चीज़ यहाँ मैनेज करने का काम करते हैं। जैसे कि हम देखें एमएस वर्ड इसका सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है। फिर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो इस सॉफ्टवेयर के द्वारा जो कोई मीटिंग होती है या फिर कोई हम सम्मेलन की बात करें
तो वहाँ पे जो होता है कोई प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन देना है तो इसके अंतर्गत हम जो है विभिन्न प्रकार की पीपीटी का कलेक्शन करके यहाँ पे अपने जो भी विचार है वो उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे पावर पॉइंट की अगर बात करें, पावर पॉइंट के अंतर्गत हम पीपीटी का निर्माण कर सकते हैं और अपने विचारों को वहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से, अन्य कोई डिस्प्ले माध्यम से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की, तो इसके द्वारा हम जो भी फाइनेंशियल लेखांकन से संबंधित, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से संबंधित, व्यापारिक लेन देन और जो मैनेजमेंट से संबंधित जो भी काम है उसको सरल बनाने के लिए जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा उदाहरण इसका टैली यहाँ देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं स्प्रेडशीट प्रोग्राम, यानी कि हम बात करें एक्सेल की, तो एक्सेल को यहाँ पे स्प्रेडशीट प्रोग्राम बोला जाता है। मुख्य रूप से अगर देखें तो स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी से संबंधित जो डेटा है, टेबल है, रो और कॉलम में अगर डाटा को मैनेज करना है, सैलरी शीट बनाना है, अटेंडेंस शीट बनाना है, जो विभिन्न प्रकार के जो एम्प्लॉय है उसको मैनेज करना है, तो उसके लिए यहाँ पे यूज़ होता है कौन सा सॉफ्टवेयर, यहाँ पे यूज़ होता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट प्रोग्राम मतलब एक्सेल यहाँ पे यूज़ होता है। मुख्य रूप से विंडोज़ के अंतर्गत ही एक्सेल देखने को मिलता है माइक्रोसॉफ्ट का। फिर डेटाबेस सॉफ्टवेयर, तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर का अगर बात करें, किसी ऑफिस का हमको डेटा है, कोई कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कंपनी है, उनका डेटा जो है सही तरीके से टेबल के रूप में या फिर अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से मैनेज करना है, तो वो एक प्रकार से डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है। और डीबीएमएस सॉफ्टवेयर एमएस एक्सेस हम बोल सकते हैं, ठीक है, एसक्यूएल, माई एसक्यूएल बोल सकते हैं, तो ये सभी यहाँ पे यूज़ होते हैं। फिर बात करें डीटीपी सॉफ्टवेयर की, तो डीटीपी सॉफ्टवेयर यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, जिसकी सहायता से हम कोई ब्रोशर बना सकते हैं, कोई आईडी कार्ड बना सकते हैं, या फिर कोई भी हम फोटो को एडिट कर सकते हैं। जैसे पेज मेकर की अगर बात करें तो पेज को यहाँ पे मैनेज किया जा सकता है, तो ये डीटीपी सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब ये तो एक अलग कैटेगरी है, परंतु फिर भी हम देख सकते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को मैनेज करने के काम आते हैं। जैसे कि सिस्टम टूल्स इसके अंतर्गत आ जाते हैं, एंटीवायरस वगैरह, ये सारी चीज़ यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। अब ये तो हमारा हो गया सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी चीज़। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ जानेंगे, जो कि आपको आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही देखने को मिलता है ये टॉपिक भी। तो जैसे कंप्यूटर नेटवर्किंग की अगर बात करूं तो यहाँ पे एक कंप्यूटर है और यहाँ पे एक कंप्यूटर है। इन दोनों कंप्यूटरों को आपस में हम कनेक्ट करेंगे, किसके लिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए। विशेष उद्देश्य क्या हो सकता है, इनके बीच में डाटा का आदान प्रदान करना, इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करना किसी विशेष उद्देश्य के लिए। तो जब इन्फॉर्मेशन के आदान प्रदान करने के लिए एक से अधिक कंप्यूटर ने दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नेटवर्क। और नेटवर्क जो होता है उसके लिए हम विभिन्न प्रकार के मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, या तो वायर्ड मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, या तो वायरलेस मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। तो इनके लिए हम जो है अलग अलग प्रकार के नेटवर्क की कैटेगरी यहाँ देखेंगे, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना जो है नेटवर्किंग कहलाता है। और नेटवर्किंग का मुख्य उद्देश्य जो होता है, सूचना, जो रिसोर्सेस होते हैं तथा जो भी हमारे वर्क होते हैं उनकी शेयरिंग करना होता है, इन्हें साझेदारी करना होता है। नेटवर्किंग बनाने के लिए सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर का प्रयोग किया जाता है। मतलब इस प्रकार हम बोलें तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का उसमें प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक सर्वर होता है जो सारे क्लाइंट को यहाँ पे मैनेज करता है, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है उसे बोलेंगे सर्वर, और जो क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करता है उसको बोलेंगे क्लाइंट। तो इन दोनों से मिलकर जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यहाँ पे बोला जाता है। इस आर्किटेक्चर में एक साथ जो होता है, एक साथ कई सर्वर कंप्यूटर, मतलब जो है एक साथ अनेक कंप्यूटर सर्वर से जुड़े होते हैं। और इस आर्किटेक्चर में मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। पीयर टू पीयर नेटवर्किंग में सभी कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ा जाता है, इसमें क्लाइंट व सर्वर का कोई भेद नहीं होता। तो इसी के तहत हम जो है विभिन्न प्रकार के नेटवर्कों के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। जैसे कि अगर बात करें, सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा पैन, इसको बोला जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क इसको बोला जाता है, मतलब क्या है, किसी व्यक्ति या संस्था के अधिकार क्षेत्र के भीतर, यानी हम बात करें 10 से 100 मीटर की दूरी तक का अगर नेटवर्क हमको क्रिएट करना है किसी व्यक्ति या संस्था के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत, तो हम क्या बोलेंगे, उसे पैन बोलेंगे, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क इसको बोला जाता है। और लैन आप समझ सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क इसको बोला जाता है, यानी कि छोटे भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि 1 से लेकर 10 किलोमीटर के क्षेत्र के अंतर्गत अगर वर्क करना है तो उनमें कंप्यूटर को आपस में जोड़ने वाली जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो कहलाएगा लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। फिर होता है मैन, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का जो होता है 10 से लेकर 100 किलोमीटर तक के अंतर्गत किसी कंपनी है, कोई कंपनी अपने जो है विभिन्न ब्रांच को आपस में कनेक्ट करना चाहती है। आप केबल टीवी कनेक्शन की अगर बात करें तो वो भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। तो ये एक प्रकार से पूरे शहर को कवर कर लेता है, 10 से लेकर 100 किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत कंप्यूटर को आपस में जोड़ना मैन कहलाता है, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। फिर बात करें WAN वाइड एरिया नेटवर्क की, तो पूरे बड़े विश्व स्तर पर, यानी कि पूरे ग्लोबल लेवल पर जो नेटवर्क काम करता है, यानी देश है, महाद्वीप है और विश्व में फैले जो कंप्यूटर है उनको आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, वैन कहलाता है, वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे इंटरनेट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है।
अब बात करते हैं यहाँ पे इंट्रानेट की। तो इंट्रानेट क्या होता है? किसी एक संस्था मतलब कोई बैंक हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वो अपने अपने जो अंदर जो भी कंप्यूटर संस्था में उनको आपस में जोड़कर एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंट्रानेट। उदाहरण के लिए एक और चीज़ हम देखें, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, वो अपने खुद के कंप्यूटरों को आपस में हम नेटवर्क जो है चलाएगा, वहाँ पे नेटवर्क क्रिएट करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंट्रानेट बोलेंगे। फिर एक और होता है एक्स्ट्रानेट। तो एक्स्ट्रानेट मतलब एक से अधिक संस्था को आपस में जोड़ने के लिए जिस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है उसे बोलेंगे एक्स्ट्रानेट। इसके साथ ही हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट क्या होता है? दुनिया भर के सभी कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। तो जो WAN के अंतर्गत आता है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क की श्रेणी में आता है। फिर बात करें WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको टिम बर्नर ली ने 1990 के आसपास यहाँ पे बनाया था। अगर इस नेटवर्क पर जो है मतलब यहाँ देखें तो इस नेटवर्किंग पर जो है सूचना का आदान प्रदान मल्टीमीडिया के रूप में होता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? WWW बोलेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं किसके संबंध में? जो नेटवर्किंग यानी कि कंप्यूटर नेटवर्किंग है उसके संबंध में। अब कुछ हम बात कर लेते हैं जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के प्रकार के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो अलग अलग प्रकार के यहाँ जो है विभिन्न प्रकार देखने को मिलते हैं कंप्यूटर के। एक ओवरव्यू में दे देता हूँ, हालांकि विस्तार से हम जो है नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। जैसे कंप्यूटर होता क्या है? तो कंप्यूटर तो मैंने बता चुका हूँ पहले कि कंप्यूटर होता क्या है, तो फिर भी एक ओवरव्यू दे देते हैं। कंप्यूटर एक प्रकार से देखें जो एक संगणक के रूप में काम करता है, यानी कि मशीन है जो कि यूज़र के निर्देशों को प्राप्त करता है, उनको पर प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट के रूप में किसी आउटपुट डिवाइस की सहायता से यहाँ पे दिखाता है। और यहाँ पे ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, जो कि भाप से चलता था तथा गणनाएं करता था। और इसके साथ ही हम देखें 1842 के अंतर्गत अगर देखें तो चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित मशीन एनालिटिकल इंजन बनाया, जो कि पंच कार्ड के निर्देशों पर मूलभूत गणनाएं जो है जोड़ घटाना गुणा भाग आदि कर सकता था। चार्ल्स बेबेज के इस योगदान को देखकर उन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है या पिता कहा जाता है। इसी के साथ ही एक और लेडी थी जिन्हें बोला जाता है लेडी एडा अगस्टा। तो जो एनालिटिकल इंजन बनाया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा, उस पर पहला प्रोग्राम बनाने वाली जो लेडी थी वो लेडी एडा अगस्टा थी। तो इनको दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है। उन्हें 2 अंकों की संख्या प्रणाली जो बाइनरी प्रणाली थी उसके आविष्कार का भी श्रेय दिया जाता है। और 1946 की अगर बात करें, 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकर्ट तथा जॉन मुचली ने सामान्य जो कार्य है उसके लिए प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसे ENIAC बोला जाता था। ठीक है। और 1970 की अगर बात करें यहाँ पे, तो 1970 में इंटेल कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण ने जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दी, और इससे जो है छोटे कंप्यूटरों का निर्माण संभव हो पाया, जिन्हें हम माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर जो है बेसिक रूप से हमने देखे इसके कार्य प्रणाली के आधार पर जो कंप्यूटर उसके प्रकार हम देखेंगे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, वर्क स्टेशन है, सुपर कंप्यूटर, इन सभी के बारे में विस्तार से हम यहाँ पे जानेंगे। फिर जो है अंतर बात करेंगे यहाँ पे सामान्य कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के बीच में अंतर यहाँ देखेंगे। इसके बाद हम जो है यूजेस ऑफ सुपर कंप्यूटर के यूज़ कहाँ कहाँ किए जाते हैं, जैसे कि मिसाइल डिज़ाइन के क्षेत्र में, टेस्टिंग के क्षेत्र में, सैटेलाइट डिज़ाइन के क्षेत्र में, टेस्टिंग के क्षेत्र में, सिमुलेशन के क्षेत्र में, सिमुलेशन टेस्टिंग, वेदर डेटा प्रोसेसिंग और जीनोम जो क्रिएशन है उसके क्षेत्र में भी यहाँ पे यूज़ होता है। सुपर कंप्यूटर जो है इंडिया में हम देख सकते हैं, इंडिया के अंतर्गत सुपर कंप्यूटर जो है किस प्रकार वहाँ पे परफॉर्मेंस रही है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, एनालॉग कंप्यूटर देखेंगे, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, नैनो कंप्यूटर, DNA कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर, जो कि भविष्य की योजना यहाँ देखने को मिलती है। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में? वायरस के बारे में बात करेंगे। वॉर्म जो क्या होता है वो भी वायरस का प्रकार, एंटीवायरस जो कि इसको हटाने का काम करते हैं, फायरवॉल क्या होती है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। फिर प्रोसेसिंग स्पीड को मापने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे माइक्रो कंप्यूटर में किस प्रकार मापा जाता है, मिनी मेन फ्रेम और वर्क स्टेशन में किस प्रकार मापा जाता है, पैरेलल प्रोसेसर जो है किस प्रकार काम करता है, जो कि सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत देखने को मिलता है। फिर कुछ सोशल मीडिया के अंतर्गत जो है जो हमने पहले देख चुके हैं, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे यूट्यूब के बारे में कुछ जानकारी, याहू, फेसबुक, ट्विटर, विकीपीडिया, सर्च इंजन क्या होता है वो हम देख चुके हैं, हालांकि फिर भी देख लेंगे। ईमेल, वीडियो मेल, चैटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत वायर्ड और वायरलेस मीडिया के बारे में बात करेंगे। वायर्ड कम्युनिकेशन में देखेंगे केबल के बारे में, वायरलेस में भी देखेंगे हम। इसके बाद मोबाइल जनरेशन की बात करेंगे। साथ ही हम जो है मोबाइल की जो टेक्नोलॉजी 1G, 2G, 3G और 4G, 5G जो वर्तमान में आने वाली उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो ये सारी चीज़ हमारी यहाँ कवर हो जाएगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी जो अभी आज हमने पढ़े हैं। ठीक है, अभी की क्लास में जो बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट रूप से हमारा जो है जो चैप्टर है वो यहाँ पे कवर होता हुआ नजर आएगा।
हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जो कि है किसके अनुसार, वर्किंग के अनुसार, यानी कि उनकी कार्यप्रणाली के आधार पर अगर देखें तो कंप्यूटर के प्रकार हम देख सकते हैं। इसके पहले की क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करे हैं, जैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बेसिक चीज़ें जाने, और उसके संबंध में जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंतर्गत जो उसके प्रकार, यानी कि जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, और उसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की हैं। अब हम जानेंगे यहाँ कंप्यूटर के प्रकार। तो कंप्यूटर के प्रकार यहाँ पे वर्किंग के आधार पर देखने को मिलेगा, और ये आपको सारी चीज़ें कहाँ देखने को मिलेगी, आपको जैसे पता है ये सिलेबस आपको देखने को मिलेगा जो ICT यानी कि जो 9 नंबर का चैप्टर है प्रीलिम्स के अंतर्गत MPPSC, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा खास करके। तो पहली चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ, देखिए माइक्रो कंप्यूटर की अगर बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर नाम से स्पष्ट है, यानी छोटे। माइक्रो कंप्यूटर का जो विकास है सर्वप्रथम किसने किया था, IBM, ठीक है। जो IBM है कंप्यूटर बनाने वाली जो कंपनी, उसने किया था, और यहाँ पे अगर देखें तो 1970 में इसका विकास देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब प्रारंभ हुआ था जब CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा था। माइक्रो प्रोसेसर के प्रयोग से कंप्यूटर के आकार में काफ़ी कमी आई, यानी कि नाम से स्पष्ट है माइक्रो, यानी कि छोटा, और इसकी जो क्षमता है कई गुना बढ़ गई थी। जैसे इसके अंतर्गत हम देखें तो PC आ जाता है, यानी पर्सनल कंप्यूटर आ जाता है, palm टॉप आ जाता है। palm टॉप का मतलब होता है जो हथेली में रखकर चलाया जाता है, उसको palm टॉप बोलते हैं। या फिर लैपटॉप की बात करें, लैपटॉप मतलब आप समझते होंगे लैपटॉप। तो ये सभी जो है माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इन कंप्यूटरों को जो विकास है, मतलब इनका विकास जो है सामान्य कार्यों के लिए किया गया, तथा ये जो थे मल्टीटास्किंग कंप्यूटर थे। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक साथ बहुत सारे कार्यों को यहाँ पे मैनेज कर पाना। तो ये हो गया माइक्रो कंप्यूटर, जो कि आते हैं वर्किंग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार में। फिर दूसरे देखते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर नाम से स्पष्ट है मिनी कंप्यूटर, हालांकि इनकी क्षमता ज़्यादा होती है और महंगे भी होते हैं, ठीक है। तो इन कंप्यूटर की क्षमता तथा आकार जो है माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है, यानी कि ये जो कंप्यूटर थे यहाँ पे, ये माइक्रो कंप्यूटर, इनसे अधिक क्षमता वाले कौन आ गए, मिनी कंप्यूटर। और मिनी कंप्यूटर की क्षमता यहाँ पे, और यहाँ जो है मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्षमता और जो आकार है काफ़ी अधिक यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसके बाद में हम मेन फ्रेम देखें तो मेन फ्रेम से ये कम देखने को मिलते हैं, मेन फ्रेम से ये जो कम होते हैं, और इसमें एक या एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ एक माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है, यहाँ पे एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है, जिससे इनकी संग्रहण क्षमता और जो गति है वो यहाँ पे काफ़ी इंक्रीज होती हुई देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा हम देखें यहाँ पे जो मतलब जो मिनी कंप्यूटर है, ठीक है, मिनी कंप्यूटर का जो उपयोग है बड़े ऑफिस, यानी कि बड़े बड़े जो ऑफिस है उसमें इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा अगर देखें तो जो कंपनी है, कंपनी, उसके अलावा अनुसंधान संस्थान, ये सारी जगह में हमको यहाँ पे माइक्रो जो कंप्यूटर है, सॉरी मिनी कंप्यूटर है, यहाँ पे ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट की अगर बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है हमको, नेक्स्ट देखने को मिलता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। और मेन फ्रेम कंप्यूटर की अगर बात करें तो ये जो मिनी कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर से काफ़ी अधिक क्षमता वाले, यानी कि अपेक्षाकृत बड़े आकार के देखने को मिलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, और इसमें माइक्रो प्रोसेसर की संख्या अधिक होती है। इस प्रकार के जो कंप्यूटर है उनका निर्माण बड़े बड़े जो आंकड़े हैं, यानी कि जो डेटा होते हैं उनको प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जैसे बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे बैंक में देखने को मिलता है, रक्षा यानी कि अगर बात करें डिफेंस के क्षेत्र में देखने को मिलता है, अनुसंधान यानी कि रिसर्च के क्षेत्र में इनका जो है प्रयोग देखने को मिलता है, रेलवे, तो ये स्पेशल काम के लिए यहाँ पे यूज़ होते हैं, और रेलवे में किया गया जो रिजर्वेशन इसी का उदाहरण माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो होते हैं वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन का मतलब होता है एक शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं जो कि अधिक प्रोसेसिंग क्षमता वाले होते हैं, यानी कि सबसे जो है अधिक प्रोसेसिंग क्षमता इसकी रहेगी, अधिक जो है भंडारण यानी कि स्टोरेज यहाँ पे देखने को मिलता है। स्टोरेज जो भी डाटा स्टोर करना है वो सबसे अधिक यहाँ देखने को मिलता है, काफ़ी अधिक डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिलती है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर जो कंप्यूटर बनाए जाते हैं उनको बोला जाता है वर्क स्टेशन कंप्यूटर। इसके साथ ही इस कंप्यूटर का प्रयोग तकनीकी संस्थाएं जैसे कि मौसम विभाग, रक्षा आदि के क्षेत्र में इनका जो है प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट जो है सुपर कंप्यूटर की अगर बात करें तो सुपर कंप्यूटर हमको देखने को मिलता है यह सबसे शक्तिशाली और महंगे कंप्यूटर होते हैं जो कि स्पेशल पर्पस के लिए यहाँ पे यूज़ होते हैं। इस कंप्यूटर में अनेक समानांतर यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग यहाँ पे होती है, एक साथ बहुत सारी प्रोसेसिंग यहाँ पे होती है, और समानांतर प्रोसेसिंग में किसी कार्य को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर किया जा सकता है। इस हिसाब से अगर देखें तो एक कार्य को करने में काफ़ी कम समय यहाँ पे लगता है, और इसमें जो है अनेक व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसकी गणना क्षमता व मेमोरी अत्यंत उच्च होती है। ऐसे कंप्यूटर में पैरेलल या समानांतर जो प्रोसेसर है उसकी गति देखिए इसकी जो गति है फ्लॉप्स में मापी जाती है, तो इसकी गति जो है 1 टेराफ्लॉप्स या इससे अधिक भी होती है, अर्थात यह कंप्यूटर 1 सेकंड में 1 अरब गणना कर सकता है, और वह सुपर कंप्यूटर यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हमने सुपर कंप्यूटर और जो बाकी अन्य कंप्यूटर है जो कि वर्किंग के आधार पर प्रकार थे उनके बारे में देखें। कुछ अन्य जानकारी भी देख लेते हैं, जैसे कि अंतर की अगर बात करें तो एक सामान्य कंप्यूटर और एक सुपर कंप्यूटर में क्या बेसिक जो है अंतर देखने को मिलता है।
तो यहाँ देखिए सामान्य कंप्यूटर की अगर बात करें तो सामान्य कंप्यूटर जो है सीरियल प्रोसेसिंग के की जो है टेक्नोलॉजी की यूज़ करता है, परंतु सुपर कंप्यूटर यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग की जो है यहाँ पे समानांतर गणना करता है, समानांतर प्रोसेसिंग करता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो काफ़ी तेज यहाँ पे तेज गति से प्रोसेसिंग देखने को मिलती है। सामान्य जो कंप्यूटर है उसकी में जो चिप लगी रहती है, चिप जो प्रोसेसिंग चिप रहती है सिलिकॉन की बनी होती है, प्रोसेसर जो होता है, जबकि सुपर कंप्यूटर की जो चिप है वो चिप गैलेनियम ऑर्नाइट की होती है, गैलेनियम ऑर्नाइट की बनी होती है। उसके अलावा सामान्य कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाने में मदद करते यहाँ पर जो सुपर कंप्यूटर है मतलब सॉरी सामान्य कंप्यूटर के अंतर्गत जो सॉफ्टवेयर है प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाने में मदद करते हैं, जबकि जो सुपर कंप्यूटर है उसमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो ये बेसिक अंतर आप याद रख लीजिए, सीरियल प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग, और यहाँ चिप सिलिकॉन की होती है और यहाँ चिप गैलेनियम ऑर्नाइट की होती है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर के यूजेस अगर देखें तो देखिए मिसाइल डिज़ाइन और जो टेस्टिंग है या जो परीक्षण है उसके लिए यहाँ पे देखने को मिलता है सुपर कंप्यूटर के यूज़। इसके अलावा सैटेलाइट या उपग्रह जो होते हैं उसका डिज़ाइन तैयार करने और परीक्षण करने के लिए, सिमुलेशन यानी जो कृत्रिम नाभिकीय परीक्षण है उसके लिए यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके साथ ही मौसम संबंधी जो आंकड़े हैं उसको प्रोसेस करने के लिए यूज़ होता है। जीनोम या जो प्रोटीन है, प्रोटीन के क्रम को तैयार करने के लिए किसका यूज़ होता है, सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही सुपर कंप्यूटर जो है इंडिया में अगर देखें तो भारत के अंतर्गत सुपर कंप्यूटर का जो विकास है उसमें हम देखें तो बेसिक हमको देखने को मिलता है जैसे IBM है। ठीक है, जो IBM कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी और एक XMP, ये दो अग्रणी कंपनी थी। XMP कंपनी ने से जो है सुपर कंप्यूटर खरीदने के लिए भारत ने समझौता किया, लेकिन जो USA था, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, इसने XMP कंपनी को भारत के जो साथ समझौता है ना करने के लिए कहा, क्योंकि भारत में NPT और CTBT, अब NPT का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और जो कंप्रिहेंशन टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, दोनों यहाँ देखने को मिलता है, मतलब न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन यहाँ ट्रीटी संधि जो है ये NPT का फुल फॉर्म है, और कंप्रिहेंशन टेस्ट बैन ट्रीटी ये CTBT का जो है फुल फॉर्म है। तो दोनों यहाँ देख सकते हैं NPT एंड CTBT जो है जैसी जो संधियाँ है उस पर हस्ताक्षर नहीं किए USA ने, और अमेरिका को यह आशंका थी कि भारत इस कंप्यूटर का प्रयोग करके नाभिकीय परीक्षण तथा मिसाइल के विकास में प्रयोग कर सकता है। तो ये उसको जो है डर सताने लगा। अच्छा, IBM का फुल फॉर्म आप याद रखिए, IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म होता है, और कंप्यूटर जो हार्डवेयर बनाने यानी कि कंप्यूटर बनाने का श्रेय इसको जाता है। पहले जब शुरुआत में बनते थे, अभी भी ये IBM के कंप्यूटर यहाँ पे बनते हैं। और इसके पश्चात भारत ने जो है 1987 में जो CDEC है, ठीक है, CDEC एक कंपनी है, इसका गठन किया। CDEC के गठन का उद्देश्य था कि जो पैरेलल प्रोसेसर उसको तैयार करना। गठन के बाद 1987 में CDEC ने अपना मिशन शुरू किया और अपने प्रथम जो कंप्यूटर है, ठीक है, अपने प्रथम परम कंप्यूटर की जो श्रेणी थी वो 8000 थी, 8000 तैयार किया, फिर 8600 तैयार किया, फिर 9000 तैयार किया। ठीक है, 9000 को तैयार किया। फाइनली 1993 में मिशन जो है 2 की शुरुआत की गई, और 1999 में भारत ने परम, यहाँ देख सकते हैं 1999 में भारत ने परम 10,000 इसको बनाकर तैयार कर लिया। और इसके बाद भारत ने दावा किया कि भारत ने सुपर कंप्यूटर तैयार कर लिया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे मान्यता नहीं दी गई, क्योंकि इसकी स्पीड जो थी 1 टेराफ्लॉप्स से कम थी, जबकि 1 टेराफ्लॉप्स से अधिक है तो अच्छी गति मानी जाती है, परंतु यहाँ पे स्पीड कम थी और इसकी स्पीड 100 गीगाफ्लॉप थी, अर्थात 1 टेराफ्लॉप से कम थी। इसकी स्पीड्स को 10 गुना बढ़ा सकते थे। इसके पश्चात है भारत ने 1999 में मिशन 3 को शुरू किया, और 2002 में यहाँ देख सकते हैं परम कंप्यूटर का जो पदम वर्जन है, परम पदम बनाकर तैयार किया, जिसकी स्पीड 1 टेराफ्लॉप थी और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की गई। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है। अच्छा, यहाँ हमको देख सकते हैं जिस समय भारत ने परम पदम का जो है निर्माण किया था, उस समय यह दुनिया के 500 कंप्यूटर में जो है शामिल नहीं हुआ था। टाटा की जो कंपनी है, ठीक है, टाटा की कंपनी यहाँ अगर देखें तो कंप्यूटर रिसर्च लेबोरेटरी इसकी जो है जिसे CRL बोलते हैं, इसको जो है सफलता मिलती है, और एक सुपर कंप्यूटर बनाने में जो है जिसकी क्षमता 117 मतलब यहाँ पे देखें 117 टेराफ्लॉप थी, और इस सुपर कंप्यूटर को इसको जो है EKA नाम दिया गया है। जिस समय यह बनकर तैयार हुआ उस समय दुनिया का चौथा तथा एशिया का प्रथम शक्तिशाली कंप्यूटर था। वर्तमान में चीन का कंप्यूटर जो है विश्व का सबसे तीव्र गति से चलने वाला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे टाइप्स जो है कंप्यूटर के जो प्रकार है हमने पहले देख लिए,
किसके अनुसार, वर्किंग के आधार पर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है प्रौद्योगिकी, उसके अनुसार अगर देखें तो कंप्यूटर के प्रकार हमको देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से कंप्यूटर देख सकते हैं, जैसे एनालॉग है, फिर डिजिटल है, उसके बाद हाइब्रिड है, नैनो कंप्यूटर है, डीएनए कंप्यूटर है, क्वांटम कंप्यूटर, ये सभी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। तो एनालॉग की अगर बात करें तो एनालॉग जो है इस प्रकार तरंगों के आधार पर, यानी कि जो एनालॉग सिग्नल है उस पर काम करते हैं, ठीक है। भौतिक राशि जो है बदलते रहती है, उसके अनुसार ये काम करते हैं, और इन कंप्यूटर की गति अत्यंत धीमी होती है। जैसे अगर इस हॉस्पिटल में पहले जो मशीन आती थी, इस प्रकार आप देख सकते हैं, ठीक है, जो है हार्ट रेट चलती रहती थी, तो ये जो है एनालॉग कंप्यूटर यहाँ पे देखने को मिलते हैं इस प्रकार की गणना। पर डिजिटल अगर बात करें तो 0 1 के आधार पर यहाँ पर गणना करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलते हैं, और गणना के लिए जो बाइनरी डिजिट है उस पद्धति का यहाँ पे यूज़ होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, और इनकी गति एनालॉग कंप्यूटर से काफ़ी तीव्र होती है। पर हाइब्रिड कंप्यूटर की अगर बात करें तो एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण जहाँ पे मिल जाए वो कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर, मतलब जहाँ पे भौतिक राशियों का भी इस प्रकार प्रदर्शन होता है और डिजिटल का भी प्रदर्शन होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर यहाँ पे बोला जाता है। फिर नैनो कंप्यूटर की अगर बात करें, नैनो कंप्यूटर पदार्थ की जो आणविक संरचना है, अर्थात हम देखें 10⁹ मीटर का जो प्रयोग करके बनाए गए अत्यंत छोटे व विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर है, ये नैनो कंप्यूटर कहलाते हैं। इसके अलावा डीएनए कंप्यूटर की अगर बात करें तो इस कंप्यूटर में जैविक पदार्थ जैसे डीएनए या फिर जो प्रोटीन है उसका प्रयोग करके डाटा को स्टोर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। तो इस प्रकार के कंप्यूटर यहाँ पे क्या कहलाते हैं, डीएनए कंप्यूटर कहलाते हैं। क्वांटम कंप्यूटर की अगर बात करें तो जो जैसे परंपरागत जो कंप्यूटर होते हैं उसकी मेमोरी को यहाँ पे बिट यानी कि 0 और 1 में मापा जाता है, ठीक है। जबकि क्वांटम कंप्यूटर में जो है यहाँ पे अगर देखें क्यूबिट यानी कि 0 या 1 में मापा जाता है, और इस कंप्यूटर में क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर देखें तो इस प्रकार के जो कंप्यूटर है मानव मस्तिष्क से भी तीव्र गति से कार्य करने में सक्षम होंगे, तो ये क्वांटम कंप्यूटर भविष्य की योजना हम देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें हम जान लेते हैं, जैसे वायरस से संबंधित कंप्यूटर प्रोग्राम की अगर बात करें तो कंप्यूटर प्रोग्राम होते क्या है, जैसे कि मैंने बताया था, एक होता है हार्डवेयर, ठीक है, और एक होता है यूज़र। तो दोनों के बीच में यहाँ कम्युनिकेशन करना, तो बीच में किसकी जरूरत पड़ती है, सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम निर्देशों का समूह बनकर प्रोग्राम बनता है, प्रोग्राम के कलेक्शन को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब प्रोग्राम जो होता है किसी निश्चित उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। तो निश्चित उद्देश्य कैसा हो सकता है, निश्चित उद्देश्य सही भी हो सकता है और निश्चित उद्देश्य गलत भी हो सकता है। तो सही के लिए जो बनाए जाते हैं वो हम सॉफ्टवेयर बोल देते हैं, और गलत के लिए जो बनाए जाते हैं उनको हम वायरस बोल देते हैं, ठीक है। तो वायरस हम बोल सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम ही है जो कि किसी गलत उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, यानी तो या तो फाइल को नष्ट करेगा, या फिर हार्ड डिस्क में बैड सेक्टर्स लेके आ जाएगा, या हार्ड डिस्क को करप्ट कर देगा, पेन ड्राइव को करप्ट कर देगा। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है, डाटा को लॉस कर देगा। तो ये जो होते हैं कंप्यूटर में मतलब गलत उद्देश्य के लिए जो बनाए गए कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं वो कंप्यूटर वायरस कहलाते हैं। और इसके अलावा अगर देखें तो हमको एंटीवायरस देखने को मिलता है जो इसकी सुरक्षा के लिए यूज़ होता है। एंटीवायरस अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, क्विकल हो सकता है, नेट प्रोटेक्टर हो सकता है, मैकफी हो सकता है, बहुत सारे होते हैं, कुछ ऑनलाइन भी होते हैं, कुछ लाइसेंस वाले, कुछ फ्री होते हैं, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर वॉर्म जो होता है, कंप्यूटर वॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर वॉर्म भी एक प्रकार का जो सॉफ्टवेयर है वो माना जाता है जो कंप्यूटर में पहुंचकर फाइल की कॉपी बनाता है, मतलब एक प्रकार का वायरस ही है, ठीक है। इसके अलावा फायरवॉल जो होता है, फायरवॉल इंट्रानेट यानी कि जो पर्सनल नेटवर्क होता है लैन या मेन में जो है एक प्रकार से अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है, मतलब कंप्यूटर में जो डाटा चोरी हो रहा है उसको यहाँ पर रोकने का काम करता है। अवैध डाटा को कंप्यूटर में मतलब अवैध रूप से जो घुसता है उसको कंप्यूटर में पहुँचने नहीं देता। तो ये बेसिक चीज़ें थी कुछ। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग स्पीड को मापना। तो प्रोसेसिंग स्पीड अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार से मापी जाती है। जैसे अगर बात करें यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर की, तो माइक्रो कंप्यूटर की जो स्पीड है कैसे मापी जाती है, हार्ट्स में मापी जाती है, मेगा हार्ट्स में मापी जाती है और गीगा हार्ट्स में मापी जाती है। पर मिनी और मेन फ्रेम और वर्क स्टेशन कंप्यूटर की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, देखिए MIPS यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, या फिर BIPS में मतलब बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। यहाँ पे इसके द्वारा जो है मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और वर्क स्टेशन कंप्यूटर की स्पीड को मापा जाता है। फिर पैरेलल प्रोसेसर की जो स्पीड है फ्लॉप्स में मापी जाती है। फ्लॉप्स वो हो सकते हैं, मेगा फ्लॉप्स हो सकता है, गीगा फ्लॉप्स हो सकता है, ट्रिलियन फ्लॉप्स हो सकता है। तो ये जो है कंप्लीट रूप से यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकेंड इसका जो है फुल फॉर्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें देखिए और हमको जानने को मिलेगी। जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें पहले देख चुके हैं, जैसे जो
इंटरनेट है, इंटरनेट के बारे में हमने सारी चीज़ यहाँ पे देख ली हैं। इसके बाद हम जो है यहाँ पे देखेंगे जो यूट्यूब है, यूट्यूब के बारे में हमने पहले देख चुके हैं। आप जो है पीछे की जो क्लास है उसमें अगर जाएंगे तो आपको यूट्यूब के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। फिर भी मैं यहाँ आपको बताते चलता हूँ, जैसे यूट्यूब एक प्रकार की वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, ठीक है, जिसके अंतर्गत आप जो है वीडियो पढ़ रहे थे यूट्यूब के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं, जहाँ कोई भी व्यक्ति वीडियो जो है क्लिप अपलोड कर सकता है, वीडियो की बड़ी फाइल अपलोड कर सकता है, पहले से अपलोडेड वीडियो को देख भी सकता है। यूट्यूब की जो स्थापना है यहाँ अगर देखें तो सन 2005 में, मतलब 14 फरवरी 2005 को की गई थी, और इसका मुख्यालय आपको कैलिफोर्निया यूएसए के अंतर्गत देखने को मिलता है, ठीक है। इस संस्था के जो स्थापना जो है स्टीव चैड, चार्ड हर्ली और एक और जो पर्सन थे करीम करके, जावेद करीम करके, ये जो है 3 पर्सन जो कि एक जो पेपाल सर्विस है उसमें मतलब जो एम्प्लॉय हुआ करते थे, उन्होंने इसको स्थापित किया था। यूट्यूब गूगल के अंतर्गत ये रन होती है। फिर याहू की अगर बात करें तो याहू जो है ये जो है याहू एक सर्च इंजन है तथा ईमेल जो है ईमेल सुविधा प्रदान करने वाली वेबसाइट है, और बहुत सारी सुविधा इसके अंतर्गत होती है। और इसका निर्माण जो है इसको बनाया गया था 1994 में। इसके संस्थापक है जोरी यंग तथा डेविड फिले, और इसका मुख्यालय भी कैलिफोर्निया में देखने को मिलता है। फेसबुक को बनाया गया था 2004 में, एक प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट है, और इस साइट के माध्यम से नए दोस्त बनाए जा सकते हैं, उन्हें संदेश भेजा जा सकता है, नए दोस्तों को मतलब जो है जुड़ा रहा जा सकता है। 13 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति जो है इसका सदस्य बन सकता है। फेसबुक की जो स्थापना है वो 2004 में देखने को मिलती है, ठीक है। और मार्क जुकरबर्ग जो है इसके संस्थापक, इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में देखने को मिलता है। सभी यूएसए की मुख्य रूप से संस्था मानी जाती है। ट्विटर भी एक प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट है, जो कि मिनी यानी माइक्रो ब्लॉगिंग सिस्टम इसको बोला जाता है। ट्वीट या संदेश भेजने के सुविधाजनक या तीव्र तरीका इसको बोला जाता है। ट्विटर टेक्स्ट में अधिकतम 140 कैरेक्टर को यहाँ पे एक्सेप्ट करता है, मतलब इससे अधिक पोस्ट यहाँ पे नहीं देखी जा सकती। 2006 में जो है इसकी स्थापना की गई थी कैलिफोर्निया में। जैक डोरसे इसके संस्थापक है। विकिपीडिया की अगर बात करें तो विकिपीडिया एक ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया है, ठीक है, मतलब इसमें कोई भी व्यक्ति आकर अपनी पोस्ट को डाल सकता है, एडिट कर सकता है, ओपन सोर्स माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो इसकी स्थापना है 2007 में, मतलब 90% डाटा इसका सही रहता है, कभी कभी मिसमैच भी मिलता है। 2007 में इसकी स्थापना की गई थी जिमी बेल्स तथा लेरी सेंगर के द्वारा। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन ब्राउज़र के अंतर्गत जो कोई वेबसाइट होती है जो कि यूज़र की रिक्वायरमेंट के अनुसार कोई भी इन्फॉर्मेशन को ढूंढकर जो है यूज़र के सामने विभिन्न प्रकार के रिजल्ट को प्रदर्शित करने का काम करती है। और यहाँ पे इसकी स्थापना जो है 1993 में की गई थी, ठीक है। विश्व का जो है सबसे लोकप्रिय जो सर्च इंजन है गूगल माना जाता है। इसके संस्थापक लेरी पेज, सर्जी ब्रिन तथा मनलो पार्क थे, और इसकी स्थापना हम देखें तो 1998 में की गई थी। और जो है 1900 मतलब जो है मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया में देखने को मिलता है। मतलब देखिए 1993 में सर्च इंजन जो बना था उसका नाम था कौन सा? W3 कैटलॉग, और 1998 में बना था गूगल, ठीक है, जिसके संस्थापक लेरी पेज और अन्य जो साथी थे। गूगल का जो हेडक्वार्टर है कहाँ देखने को मिलता है? कैलिफोर्निया में। ईमेल एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ठीक है, जो कि जिस प्रकार हम पोस्ट ऑफिस से संदेश भेजते हैं उसी प्रकार कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से यहाँ पे ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल के अंतर्गत जो है एक जगह से दूसरी जगह हम जो है इसको भेज सकते हैं, और शुरुआत इसकी हुई थी 1993 में, ठीक है। ईमेल में 25 MB से ज़्यादा डाटा नहीं भेजा जा सकता। वीडियो मेल की अगर बात करें तो वीडियो मेल क्या होता है? वीडियो मेल के अंतर्गत किसी संदेश का वीडियो बनाकर मेल किया जाता है। वीडियो मेल से जो है सबसे बड़ा लाभ यह है कि संदेश प्राप्त करने वाला संदेश भेजने वाले की सूचनाओं को जो है आयनी में मतलब जो है समझ लेता है, लेकिन यह वीडियो क्लिप्स अत्यंत संक्षिप्त अर्थात 30 सेकंड से 10 मिनट तक की हो सकती है। ये वीडियो मेल के अंतर्गत हम ये भेज सकते हैं। चैटिंग क्या होती है? चैटिंग का मतलब होता है दो व्यक्ति आपस में जो है बातचीत करना। अब वो माध्यम कोई भी हो सकता है, तो वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, या मैसेज वाला हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है। तो ऑनलाइन चैटिंग की जो शुरुआत है 1973 में की गई थी सबसे शुरुआत में। वर्तमान समय में याहू मैसेजिंग, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, बहुत सारे चैटिंग वाले सॉफ्टवेयर आपको मतलब जो साइट है सोशल नेटवर्किंग वो देखने को मिलती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सबसे महत्वपूर्ण सेवा है, जिसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ बातचीत कर सकते हैं, वो भी ऑडियो वीडियो दोनों के माध्यम से, ठीक है। सर्वप्रथम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 1984 में यहाँ पे शुरू की गई थी। इसके अलावा जो है हम देखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बाद में जो क्लास है उसमें हम देखेंगे। अभी हम जो है जितनी चीज़ें हमने देखे उनको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देख चुके हैं। तो देखिए ये तो बाकी की चीज़ तो पहले देखे थे हमने, अभी देखे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन वर्किंग, अंतर देखे सुपर कंप्यूटर और सामान्य कंप्यूटर में। सुपर कंप्यूटर के यूजेस देखें, यानी कि क्या क्या उसके प्रयोग हो सकते हैं। सुपर कंप्यूटर जो है भारत के अंतर्गत उसका विकास किस प्रकार हुआ, और उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी,
वायरस देखें, वॉर्म देखें, एंटीवायरस, फायरवॉल, प्रोसेसिंग स्पीड कैसे मापी जाती है अलग अलग कंप्यूटर की, इसके बारे में देखें। और साथ में हमने कुछ बेसिक चीज़ें जाने, जैसे याहू है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, विकीपीडिया है, सर्च इंजन है, ईमेल है, वीडियो मेल है, चैटिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने जाने। और बाकी बात की चीज़ें जो है हम इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें विस्तार से जानने वाले हैं। और आप देखिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन है सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन, जो प्ले स्टोर है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको सारे जो कंटेंट है सीक्वेंस में मिलने वाले हैं, जो कि आपके यूट्यूब में अपलोड देखेंगे। अब यूट्यूब में ढूंढने में आपको प्रॉब्लम होती है, परंतु वहाँ ढूंढने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार का लोगो आप देख सकते हैं, उसमें मिल जाएगा अलग ही। और ये जो टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम पढ़ने वाले हैं आप टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बारे में हम पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाना किसी विशेष टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो उसे क्या बोला जाता है? संचार, या फिर बोला जाता है उसको कम्युनिकेशन। तो अब किसी माध्यम से भेजा जाना है तो उसके प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे हम उसको भेजा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हम पढ़ेंगे, यानी कि संचार के जो प्रकार है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन के बारे में एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। देखिए, मतलब यहाँ पे जो एनालॉग कम्युनिकेशन है, एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन दोनों देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो संकेत है, संकेत के जो तरंग होते हैं, तरंगों के विभव और धारा में लगातार परिवर्तन होता रहता है। जबकि डिजिटल, यहाँ पे अगर देखें, एनालॉग में आपको इस प्रकार भेजा जाता है, पर डिजिटल में आपको 0 1 के फॉर्मेशन में यहाँ पे संदेशों को एक स्थान पर जो तरंगे हैं उनको भेजा जाता है। इसमें जो सूचनाएं हैं वो यहाँ पे संकेत के रूप में देखने को मिलती है, परंतु एनालॉग में आपको परिवर्तन देखने को मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पे जो अलग चीज़ है हम देख लेते हैं। संप्रेषण माध्यम के आधार पर संचार के जो प्रकार है वो अगर देखें तो यहाँ देखिए वायर्ड कम्युनिकेशन देखने को मिलता है और वायरलेस कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। अच्छा, वायर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? तो वायर्ड कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो वायर्ड मतलब जहाँ पे वायर या तार का प्रयोग होता है। इस संचार में तरंग हमेशा जो होती है चालक के माध्यम से, जो चालक के माध्यम से होने वाले विद्युत प्रवाह से जुड़ी होती है। और इस संचार में जो है भौतिक तारों का प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से 3 होते हैं, जैसे ओपन वायर पेयर होता है, कोएक्सियल केबल होती है, ऑप्टिकल फाइबर होता है। तो ओपन वायर जो पेयर होता है, खुले तार का युग्म होता है। इस प्रकार के जो कम्युनिकेशन है उसमें तांबे के जो 2 तार है देखने को मिलते हैं। तांबे के 2 तार इस प्रकार से देखें तो इस प्रकार देखने को मिलते हैं, तांबे के 2 तार। तो ये 2 तार होते हैं जो समानांतर रूप से चालक के रूप में कार्य करते हैं, और इसमें कुचालक की परत चढ़ाई जाती है, यानी कि या तो प्लास्टिक हो सकती है, अन्य कोई धातु हो सकती है जो कुचालक होती है। इस प्रकार के संचार का लाभ यह है कि यह सतत सस्ता होता है और तार बिछाना भी आसान होता है। किंतु इसमें कमी है कि इसकी क्षमता जो है सीमा मतलब क्षमता की जो सीमा है देखने को मिलती है, कमी होती है, और तथा आंकड़ों के संप्रेषण या जो कम्युनिकेशन उसकी दर अत्यंत धीमी होती है। दूसरे जो प्रकार है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल के जो केंद्र है वो तांबे का तार यहाँ देखने को मिलता है। जैसे डिस्क कनेक्शन आपने देखे, डिस्क कनेक्शन का जो तार है उसके बाद एक और ऊपर से फिर एक परत चढ़ाई जाती है, फिर ऊपर से प्लास्टिक की परत चढ़ाई जाती है। तो इस प्रकार के जो है कोएक्सियल केबल कहलाते हैं। और इसके चारों ओर जाली रहती है जिसे सील्ड कहा जाता है। तांबे के तार व सील्ड के बीच में पॉलीथीन जो रहती है, जो कि कुचालक रहती है, वो यहाँ पर चढ़ाई जाती है। तो ये देखने को मिलता है। ऑप्टिकल फाइबर की अगर बात करें तो वर्तमान में टेक्नोलॉजी चल रही है जो कि प्रकाश की तरंगों के आधार पर यहाँ पे जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीज़ों को भेजने का काम करती है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्टिकल फाइबर है, प्रकाशीय तंतु, कांच तथा सिलिका के रेशे होते हैं जो प्रकाश के माध्यम से तीव्र व बेहतर संचार स्थापित करते हैं। और प्रकाशीय तंतु प्रकाश के जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उसके आधार पर यहाँ पे वर्क करता है, जिसमें प्रकाश स्वतः ही परिवर्तित होकर यहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देख सकते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन मतलब जहाँ पे वायर यूज़ नहीं होता है, यानी कि मोबाइल जो होता है, मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल आज की डेट में देखें तो वो भी वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करते हैं। इसके द्वारा संचार स्थापित करने का वर्तमान समय का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। और 1970 की अगर बात करें, 1970 के दशक की, तो इसमें विश्व स्तर पर सर्वप्रथम मोबाइल आए थे। और 1980 के दशक में मोबाइल का विकास हुआ। भारत में 1990 में, ठीक है, 1990 के दशक में मोबाइल आए। और मोबाइल में डाटा संप्रेषण की 3 टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। एक तो FDMA होती है, एक TDMA होती है, और एक होती है CDMA। तो FDMA जो होती है फर्स्ट जनरेशन में आई थी, और TDMA जो होती है, TDMA और CDMA, ये दोनों सेकंड जनरेशन की कहलाती है। तो FDMA का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इनका फुल फॉर्म यहाँ पे याद रख लीजिए, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो FDMA एंड जो टेक्नोलॉजी है उस पर आधारित है। मतलब यहाँ पे अगर देखें तो इसमें फ्रीक्वेंसी पर कॉल चलती है और एक समय में एक ही कॉल यहाँ पे देखने को मिलती है FDMA में। फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत देखने को मिलता है।
TDMA की बात करें तो टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, TDMA इसको बोला जाता है, जिसमें अगर देखें तो ये TDMA जो है मतलब यहाँ पे देखिए FDMA जो थी एनालॉग सिग्नल पर वर्क करती है और TDMA यहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसमें एक समय में 3 कॉल चल सकती है, परंतु FDMA में सिर्फ एक ही कॉल चलती थी। TDMA के द्वारा जो है FDMA की तुलना में 3 गुना अधिक कॉल भेजी जा सकती है, मतलब इसकी क्षमता यहाँ बढ़ा दी गई। फिर CDMA आया। CDMA मतलब कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यह भी डिजिटल टेक्नोलॉजी पर वर्क करती है, यानी कि दोनों जो है सेकंड जनरेशन के देखने को मिलते हैं और ये जो है फर्स्ट जनरेशन को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ देखिए CDMA हमने देखे कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसमें कॉल को एक यूनिक कोड में दे दिया जाता है, जिसमें डाटा संप्रेषण में डाटा कंजेक्शन यानी कि जो अवरोध है उसकी समस्या नहीं आती और यह टेक्नोलॉजी का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, GSM भी यहाँ पे देखने को मिलती है, हालांकि वर्तमान में GSM ज़्यादा यूज़ होती है। इसके साथ ही हम देखें तो हमको यहाँ पे मोबाइल जनरेशन देखने को मिलती है। मोबाइल जनरेशन का मतलब होता है अलग अलग प्रकार से जो है मोबाइल आए, उनकी टेक्नोलॉजी में चेंजेस हुए हैं, तो उसके कारण इसको जो अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है, जिनको हम बोलते हैं मोबाइल जनरेशन। जैसे कंप्यूटर जनरेशन हमने देखे थे, तो प्रोसेसिंग स्पीड मतलब प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी चेंज होते जा रही थी, तो यहाँ पर जनरेशन चेंज हो रही थी। उसी प्रकार मोबाइल में भी कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी चेंज हुई, तो इसके कारण यहाँ पर जनरेशन को बदल दिया गया। तो उस हिसाब से अगर देखें तो 5 जनरेशन देखने को मिलती हैं। तो देखिए एक तो है फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जो थी, इस पीढ़ी में संचार जो नेटवर्क था यानी कम्युनिकेशन नेटवर्क कम बैंडविड्थ यानी कि आवृत्ति होती है उसमें एनालॉग जो संचार है, एनालॉग कम्युनिकेशन है, उसमें नेटवर्क होते थे। फर्स्ट जनरेशन में केवल वॉइस डेटा को वॉइस मतलब आज की डेट में सभी चीज़ें यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाती है, परंतु फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ वॉइस डेटा को यहाँ पर ट्रांसमिट किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन संचार सेवाएं शुरुआत में केवल कार या वाहनों में लगाई गई थी, क्योंकि इस जनरेशन के मोबाइल आकार में बड़े होते थे, जिन्हें हाथ में लेकर चलना या जेब में लेकर चलना काफ़ी कठिन होता था। बात करते हैं सेकंड जनरेशन की, तो सेकंड जनरेशन में जो मोबाइल फ़ोन थे उनकी बैंडविड्थ भी काफ़ी कम हुआ करती थी। ठीक है, और इस जनरेशन में वॉइस डेटा के साथ साथ टेक्स्ट डेटा यानी कि साथ में वॉइस और प्लस मैसेज यानी कि जो टेक्स्ट मैसेज हुआ करते थे, पहले में सिर्फ वॉइस होता था, दूसरे में वॉइस और टेक्स्ट दोनों, जिसे SMS बोलते हैं, ये भी भिजवाया जा सकता था। सेकंड जनरेशन के मोबाइल फ़ोन डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आधारित थे, जिससे संदेशों के आदान प्रदान की गति काफ़ी तेज हुई। और इसी के पश्चात जो है 2.5 जनरेशन यहाँ देखने को मिलती है। तो 2.5 जनरेशन के मोबाइल सेकंड जनरेशन से काफ़ी उन्नत हुआ करते थे, काफ़ी अच्छे हुआ करते थे, और यहाँ SMS के साथ साथ में MMS यानी कि जो मल्टीमीडिया जो मैसेज है वो भी भिजवाया जा सकता था। फिर आई थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए थर्ड जनरेशन के मोबाइल सेकंड जनरेशन की अपेक्षा काफ़ी अधिक तीव्र और उच्च गति वाले यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बैंडविड्थ भी उनकी काफ़ी तेज हो गई। और 3G नेटवर्क पर उपभोक्ता मतलब यहाँ पे 3G नेटवर्क पर उपभोक्ता 2 MB 2 मेगाबाइट पर सेकंड की गति से डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। और जबकि 2G में अधिकतम 2G जो था उसमें अधिकतम 144 KB यानी कि 144 KB पर सेकंड की दर से यहाँ पे डाटा ट्रांसफर होता था। थर्ड जनरेशन जो था, थर्ड जनरेशन में हाई स्पीड इंटरनेट देखने को मिला। ठीक है, वीडियो, म्यूजिक डाउनलोडिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली, जो कि 2G के मुकाबले में काफ़ी बेहतर हुआ करती थी। फिर आई फोर्थ जनरेशन। तो यहाँ देखिए फोर्थ जनरेशन, जिसे हम 4G बोला जाता है। ठीक है, 4G टेक्नोलॉजी पर आधारित जो मोबाइल है, इंटरनेट प्रोग्राम, ये सारी चीज़ों पर आधारित ये सेवाएं प्रदान करते थे। 4G टेक्नोलॉजी गति है, हम देख सकते हैं 100 MB पर सेकंड की स्पीड से यहाँ देखने को मिलती है। 4G टेक्नोलॉजी में उपभोक्ताएं जो कंज्यूमर होते हैं उनको अति उच्च गुणवत्ता की ऑडियो वीडियो सुविधा उपलब्ध कराई गई। डेटा ट्रांसफर की गति भी काफ़ी तेज कर दी गई। फिर आई फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के जो स्पेशलिस्ट होते हैं या विशेषज्ञ होते हैं, उनके द्वारा भारत में 2020 तक फिफ्थ जनरेशन के मोबाइल फ़ोन अस्तित्व में आए, और यह मोबाइल जो थे 4G की तुलना में काफ़ी कई गुना तेज, स्मार्ट और इंटेलिजेंट हुआ करते थे। ठीक है, इसके बाद हम देख सकते हैं इससे संबंधित कुछ और चीज़ें हमको देखने को मिलती है मोबाइल से रिलेटेड, जैसे कि अगर बात करें 1G 2G 3G 4G, बाद में अभी वर्तमान में 5G आने वाली है। उसके बाद हम देखेंगे GMPSC। ठीक है, तो इनके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये देखिए पहली जो जनरेशन थी फर्स्ट, इसको 1G बोला जाता है, इसको फर्स्ट जनरेशन बोलें। तो यहाँ 1981 की बात करें, सन 1981 में इस जनरेशन में मोबाइल फ़ोन की शुरुआत हुई, और यह मोबाइल फ़ोन एनालॉग टेक्नोलॉजी पर, जो कि हमने पहले देख चुके हैं, और इसकी जो स्पीड हुआ करती थी 2.4 KB पर सेकेंड की स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र करते थे। इस मोबाइल फ़ोन में केवल वॉइस डेटा होता था। 2G में हमने देखे वॉइस के साथ टेक्स्ट डेटा भी हुआ करता था, और इनकी शुरुआत 1991 में देखने को मिलती है। ठीक है, टेक्स्ट भी हुआ करता था। और थर्ड में अगर देखें तो थर्ड में ये जो है थर्ड जनरेशन 2001 के आसपास देखने को मिलती है। प्रथम बार मोबाइल फ़ोन में ये ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी
मल्टीमीडिया फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिलती है डाटा ट्रांसफ़र के लिए। और 2000 केबी पर सेकंड की स्पीड से यहाँ देखने को मिलता है। और यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 64 केबी पर सेकंड, यहाँ पे 2.4 केबी, यहाँ पे 2000 केबी पर सेकंड की स्पीड से देखने को मिला। फिर बाद में आई फोर्थ जनरेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फोर्थ जनरेशन की अगर बात करें तो फोर्थ जनरेशन आपको 2011 सन 2011 में देखने को मिलता है और ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी पर आधारित थे। इसमें जो है डेटा ट्रांसफ़र की दर 100 MB पर सेकंड की स्पीड से देखने को मिलती है। मोबाइल फ़ोन में IP बेस्ड प्रोटोकॉल की शुरुआत यहाँ पे हुई। इसके साथ ही भारत में थर्ड जनरेशन के मोबाइल फ़ोन की सेवा 11 दिसंबर 2008 से शुरू होती है। 11 दिसंबर 2008 से थर्ड जनरेशन के मोबाइल की सेवा भारत के अंतर्गत शुरू की गई है। और यह सेवा MTNL, ठीक है, जो महानगर जो टेलीफोन निगम लिमिटेड है, जो कि दिल्ली में प्रारंभ की गई। और यहाँ पे देखें तो इसे जादू नाम दिया गया था। भारत में पहली 4G जो सेवा है एयरटेल के द्वारा शुरू की गई। और कब शुरू की गई, अप्रैल 2012 में जो है एयरटेल के द्वारा 4G सेवा सबसे पहली बार शुरुआत की गई थी। बात करते हैं GMPSC की, जिसे ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन वाई सैटेलाइट की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है। और इन मोबाइल फ़ोन को भी सैटेलाइट कहा जाता है, जो सैटेलाइट की सहायता से उपभोक्ताओं को एक ही नंबर का उपयोग कर एक ही यंत्र की सहायता से विश्व के किसी भी समय कभी भी यहाँ पे किसी भी स्थान पर संपर्क करा सकते हैं। और इसके द्वारा जो है पूरी तरह से साफ तथा स्पष्ट आवाज़ सुनाई देती है। ज़्यादातर देशों में सैटेलाइट फ़ोन का प्रयोग सुरक्षा एजेंसी द्वारा किया जाता है। साथ ही हम देखें कुछ ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी हमको देखने को मिलती है। तो ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो यह उच्च गति पर अधिक आंकड़े को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित करने चाहे मतलब जो है करना चाहे तो उसके लिए ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर प्रयोग की जाती है। ब्रॉडबैंड जो शब्द है उसका प्रयोग इंटरनेट के लिए किया जाता है, ठीक है। और यदि इंटरनेट पर ब्रॉडबैंड सेवा मिल रही है तो वह इंटरनेट ब्रॉडबैंड कहलाता है। और यह सेवा 3 प्रकार से हम देख सकते हैं, जैसे DSL है, DSL या ADCL, जिसे डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन बोलते हैं, या फिर हम बोले असिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, असिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या फिर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसको बोला जाता है। इसके माध्यम से फ़ोन पर डाटा प्राप्त किया जाता है। फिर ऑप्टिकल फाइबर हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, जो कि प्रकाशीय तंतु पर इंटरनेट सेवा प्राप्त करता है और यह आपको तीव्र गति से ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करता है। फिर होती है वायरलेस टेक्नोलॉजी, जो बिना किसी तारों का प्रयोग किए डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का काम करती है, वायरलेस टेक्नोलॉजी कहलाती है। वायरलेस टेक्नोलॉजी में इंफ्रारेड जो रेस होती है, इंफ्रारेड तरंगे तथा जो माइक्रोवेव्स होती है उसका प्रयोग किया जाता है। और इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी को लाइन ऑफ साइट टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। यह इंफ्रारेड में 2 चीज़ें करीब करीब होना चाहिए, जैसे टीवी का रिमोट है, ये चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। माइक्रोवेव्स टेक्नोलॉजी में बिना लाइन व साइट के भी डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई या वाईमैक्स से बोल सकते हैं। इसके अलावा ब्लूटूथ की बात करें तो ब्लूटूथ एक माइक्रोवेव के माध्यम से डेटा ट्रांसफ़र करता है। मतलब इसकी जो रेंज होती है वो आपको पता होगा 10 मीटर के आसपास देखने को मिलती है। और इसके माध्यम से मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, लैपटॉप, PC, प्रिंटर, ये सभी को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है और डाटा को शेयर किया जा सकता है। वाईफाई, इसका पूरा नाम वायरलेस फिजिबिलिटी है और यह भी माइक्रोवेव जो है उस पर डाटा ट्रांसफ़र करता है माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी की सहायता से। वाईफाई का दायरा ब्लूटूथ की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है, यानी कि 300 से 400 मीटर तक का हो सकता है। इसके अलावा ऐसे स्थान जहां वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट सेवा चल रही है तो ऐसे स्थान को हॉट स्पॉट भी कहा जाता है। जैसे आपके मोबाइल में आप देखते हैं ना, हॉट स्पॉट ऑन कर लेते हैं, दूसरा व्यक्ति जो है मोबाइल के जो डाटा है या फिर इंटरनेट है उसका यूज़ कर सकता है, पासवर्ड के द्वारा उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। एक और होता है वाईमैक्स। तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए वाईमैक्स जो होता है जिसे हम वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटिबिलिटी फॉर माइक्रोवेव इसको बोला जाता है और यह भी माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी पर आधारित है। वाईमैक्स का दायरा अपेक्षाकृत अधिक और विस्तृत होता है और यह लगभग 3 से 4 किलोमीटर के क्षेत्र में, मतलब MB पर सेकेंड, कुछ MB पर सेकेंड की स्पीड से डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। बात करते हैं भारत के अंतर्गत पुणे की, तो पुणे भारत की पहली वाईफाई सिटी है और पुणे जो है रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है पुणे में। इसलिए मतलब जो पुणे है, पुणे के रेलवे स्टेशन को हॉट स्पॉट भी कहा जाता है। तो कुछ बेसिक चीज़ें थी किसके अंतर्गत, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। एक बार हम सारी चीज़ों को यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, हमारे दिमाग में पिक्चर क्रिएट हो जाएगी कि हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़े हैं। तो देखिए यहाँ इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हमने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जिसे हम बोलते हैं, तो देखिए जो कि आपको 9 नंबर का चैप्टर में देखने को मिलेगा, ये पहला टॉपिक। इसके बाद हम रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारा कंप्लीट टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, तीन टॉपिक और बचे हैं, 3 लेक्चर के बाद ये जो 3 क्लास है उसमें कंप्लीट ये हो जाएगा।
और यहाँ देखिए इसके बारे में हमें जाने कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें, ब्लॉक डायग्राम के बारे में जाने, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी के यूनिट से जाने, मेमोरी के प्रकार देखें, ठीक है। उसके बाद हार्डवेयर क्या होता है, फिर सॉफ्टवेयर के बारे में हमने जाने, सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाने, इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। फिर कंप्यूटर नेटवर्किंग में हमने बहुत सारे प्रकार देखे, लैन मैन, बैन, पैन, डब्ल्यू, ये सारी चीज़ों के बारे में जाने। फिर कंप्यूटर के प्रकार देखे, टेक्नोलॉजी मतलब वर्किंग के आधार पर, सुपर कंप्यूटर और सामान्य कंप्यूटर में अंतर, यूजेस देखे सुपर कंप्यूटर के, सुपर कंप्यूटर भारत के अंतर्गत क्या है, उसका विकास, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जाने, प्रोसेसिंग स्पीड क्या होती है, कुछ बेसिक यहाँ सोशल मीडिया और जो वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन है उनके बारे में जाने, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में देखें, जिसके अंतर्गत वायर्ड और वायरलेस है, मोबाइल जनरेशन, इसके बाद ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी के बारे में जाने। तो ये सारी चीज़ हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपको लेकर आया बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान। फ्री प्लान के अंतर्गत आपको क्या मिलने वाला 500 से ज़्यादा फ्री लैब क्लासेस यहाँ पर है हर वीक, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे चलेंगे, वीकली टेस्ट चलते हैं यहाँ पे, फ्री मॉक टेस्ट है, और यहाँ पे फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट को मिलाकर कवर कराएंगे। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं, और ये चलती है डेली 8 बजे। इसके लिए आपको करना है, इस फायदे को उठाने के लिए अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में आगे एमपीएससी और व्यापम संबंधित गोल चूज करना है, और आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। ये है रेफरल कोड मांगने का, ठीक है। यहाँ पर रेफरल कोड आपको डालना होगा सरकार 10 रेफरल कोड डालने के बाद आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड आपको डालना होगा, नहीं तो आप इस फ्री प्लान को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं एमपीपीएससी ब्रह्मास्त्र को, तो यहाँ पे 150 घंटे का फ्री रिवीजन कैंप चल रहा है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ ही साथ चैंपियनशिप चल रही है यहाँ पे, ये टेस्ट सीरीज है, और इसमें यदि आप टॉप 3 रैंक लेकर आते हैं तो आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से। और यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के बैचेस है। द अल्टीमेट 60 डेज का कोर्स है यहाँ पे, जो कि डेडिकेटेड है एमसीक्यू रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2020 के लिए। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 60 डेज का रिवीजन कोर्स बैच है यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज के साथ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप अपनी तैयारी एमपीपीएससी के लिए शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ का फाउंडेशन बैच है 10 महीने का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप रिवीजन मोड में हैं तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए, दोनों स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अलग अलग सुविधाएं हैं। इस प्लान के तहत अचीवर्स बैच के तहत आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीलिम्स में पास हो गया, यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के लिए आप यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए स्वप्न पूर्ति बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, और यहाँ पे एमपीपीएससी और अकाउंट संबंधित कोई चूज करना होगा यहाँ पे। इसके बाद प्लस सब्सक्रिप्शन में जाके गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में जाना है। इसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको प्लान्स दिए गए हैं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से प्लान चूज कर सकते हैं। और याद रहे यहाँ पे रेफरल कोड आएगा, रेफरल कोड में आपको डालना है सरकार 10 रेफरल कोड डालने के बाद आप इसमें 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप टू क्रैक एमपीपीएससी एंड व्यापम एग्जाम, लेट्स क्रैक इट।